अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद फ्रॉम sagalmotors.p के ट्रैकिंग आईडी को क्लिक करते साथ ही जैसे आप फूड पांडा का नहीं राइडर आ रहा होता है इस तरह करके आपका ट्रैकर लगा हुआ है जैसे पार्सल को रहते हैं साइड पे चाय पीते हैं और ला के आपको वापस कर दूं कि यार उसने लिया नहीं, मेरे तो 250 दो। क्योंकि मैं चाइना को इसलिए रिलेट करता हूँ, मेरा बहुत चाइना चक्कर लगता है। 2011 के अंदर फेसबुक पेज बना दिया हुआ। आप जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हैं, आपकी एक स्टोरी, आपके इमोशंस, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, वो सारी चीज़ें उस पर सेल हो रही होती हैं। वीडियोस बनाना शुरू की, मार्केट की पकड़ पकड़ के HID लाते थे और साथ में उसी जगह पे रखते थे और वीडियो बनाते थे कि ये देखो यार ये तो 2000 लूमन है। मेरी जो कंटेंट टीम है उनसे बात हो रही थी तो मैं उनको भी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यार अब एंड्रोमेडा ने ना गेम चेंज कर दिया। 250 रुपये कोरियर के नहीं है, मेरी वो प्रोडक्ट जो कि शायद 10,000 रुपये की है, आपने नहीं खरीदी, वो कोई और खरीद सकता था। जब HID मंगवानी थी ना तो उसने कहा डू यू वांट सम लेबलिंग ऑन इट। स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो लोग समझना चाह रहे हैं कि यार आगे जाके क्या करना है, उन्हें डायरेक्शन आपने दे दी। मर्द अपने घर वालों पे शायद इतना स्पेंड नहीं करता जितना वो गाड़ी पे करता है। लिख रहे अल्लाह की कसम मैं ये वापस सामने कैमरामैन मैं हूं इधर में काजी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक और अल्हम्दुलिल्लाह आज है एपिसोड 23 और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आप देखते ही पहचान गए होंगे, इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बैठक पे आप सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हम लोग आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं, यकीन माने हर कमेंट हमारे अंदर एक नई जान डाल देता है। इतना अच्छा फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, स्पेशली उन लोगों से जो कि अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, स्पेशली वो लोग जो कि बिजनेस स्टार्ट करके कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, जो बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं और जब वो बता रहे होते हैं कि वो जवाब हमें कहीं से नहीं मिल रहे, आप लोगों की बदौलत मिले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होती है। आप इस तरह ही अपना प्यार हम तक बांटते रहें, इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे एपिसोड बनाते रहेंगे। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में जो हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो है द वर्टिकल। द वर्टिकल आपको ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करता है लाहौर के अंदर, और अगर आप लोग भी ऑफिस स्पेसेस चाहते हैं, रेंट दे के थके हैं, इंस्टॉलमेंट पे ऑफिस चाहिए, तो द वर्टिकल के बारे में आप thevertical.pk पे जाके देख सकते हैं। और V4 इनकी गुलबर्ग के अंदर नई ब्रांच आ रही है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो thevertical.pk पे जाके ले सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं साद फ्रॉम सैगल मोटर्स। आप देखें कि किस तरीके से एक ब्रांड पाकिस्तान में न सिर्फ छा जाता है बल्कि इसका हमें और कोई भी मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आता। हम बात करते हैं कोई भी कार एसेसरीज़ की, चाहे किसी भी किस्म की हो, यार आल्टो की हो, मेहरान की हो, वो या फिर जाए प्राडो पे, लेक्सस पे, आप गाड़ी शोरूम से निकलवाने के बाद अगर कहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं ना तो वो होती है सैगल मोटर्स। सैगल मोटर्स की स्टोरी ऐसी नहीं है कि ये ओवरनाइटली बिल्ड हो गया, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो आइए आज जानते हैं डायरेक्टली फ्रॉम साद। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपनी बताएं जर्नी के किस तरीके से आप कार एसेसरीज़ के अंदर ही क्यों आए, क्यों इस मॉडिफिकेशंस की दुनिया में आपने ना सिर्फ अपना नाम बनाया लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो कंटेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कंटेंट की तरफ आप कैसे आए, किस तरीके से साद फ्रॉम सैगल मोटर्स जो है एक ब्रांड बना, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा स्क्रैच से, अगर आप बता सकें कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज बैठक पे बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है और उन लोगों के दरमियान में बैठ के बड़ी खुशी हो रही है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बड़ा पुश दे रहे हैं इस मुल्क में। इस चीज़ की कमी थी और कोई अच्छा कंटेंट आ रहा है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो लोग स्टार्टअप्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो लोग समझना चाह रहे हैं कि यार आगे जाके क्या करना है, उन्हें डायरेक्शन आपने दे दिया। और उस डायरेक्शन के अंदर जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैं खुद आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं कहता हूँ काश मेरे वक्त में भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता तो ये जो जर्नी है ये थोड़ा जल्दी से शुरू हो जाता। तो जर्नी तो भाई जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सब ने शुरू से ही देखा हुआ है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार जो कि दुकान से ब्रांड में कन्वर्ट हो गया, और कितने सालों में इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि 16 साल तो हो गए हैं मुझे। और रिकग्निशन जो है वो मुझे मिली बहुत बाद में जाके, 6-7 साल। एक्चुअली आई स्टार्टेड एज अ टोयोटा पार्ट स्टोर। मुझे लगता था कि यार ये बड़ी एक कमी है हमारी मार्केट के अंदर, लोग ना जेन्युइन सामान लेना चाहते हैं और जेन्युइन सामान मिलता नहीं है, कॉपी मिल रही है, कई बार धोखा हो जाता है, जेन्युइन के डब्बे के अंदर डाल के जो है लोग चाइना की चीज़ें दे देते हैं, जो कि एक नॉर्मल फैक्टर है। हमारी मार्केट मोंटगोमरी रोड बड़ी बदनाम रही है इस मामले में क्योंकि लोगों के साथ हाथ होते थे। मैंने कहा यार मैंने टोयोटा का करना है काम। जब मैंने जेन्युइन पार्ट्स का काम स्टार्ट किया तो उस ज़माने ना सोशल मीडिया नहीं होता था, तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। तो हाँ, वो ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर ओरिजिनल जेन्युइन सामान मिलता है, तो दिस इज़ नॉट एनफ ना। तो उसके लिए आपको वक्त लगता है और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर जो होता है वो बताएगा कि यार हाँ मैंने वहाँ से चीज़ लगवाई थी, डिस्पैड लिए थे, 3 साल चल गए यार, ख़राब नहीं हुआ। अब वो 3 साल बाद रिकरिंग कस्टमर बनता है आपका। तो एक तो ये फैक्टर था, दूसरा ये था कि वो ज़्यादा देर चल इस वजह से नहीं सका क्योंकि मार्केट में 2 नंबरी इतनी ज़्यादा थी कि जेन्युइन बंदा कमाई कुछ नहीं सकता था। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा एक ट्रिक खेला जाता है साइकोलॉजिकली।
अगर फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ के डिस्क पैड मिला करते थे जेनवन, तो जो कॉपी होती थी ना उसकी प्राइस 4,700 रखी जाती थी, जबकि वो कॉस्ट करते थे कोई 1,000-1,500 रुपए में। उसको इसलिए 4,700 रखा जाता था ताकि क्लाइंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए कि यार 200-300 का फर्क मिल गया मुझे, वो महंगा दे रहा है, मैं यहाँ से ले लूँ सस्ता मिल जाएगा। तो साइकोलॉजिकली खेला जाता है इस तरह से। तो सिमिलरली जिस तरह पार्ट्स में होता है और भी कई लाइन्स के अंदर होता होगा इस तरह से। बट मेरे केस में ये था कि 2-3 साल पापड़ बेलने के बाद आखिरकार मैंने तौबा की। मैंने कहा भाई सर्वाइवल मोड इसके अंदर बड़ा मुश्किल है, मैं कोई एक्सेसरीज का काम कर लेता हूँ, वो भी ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है और वो चाइना से ही आता है, बट उसके अंदर भी बहुत था। आज तक लोग समझते हैं कि कार एक्सेसरीज जो है वो जर्मनी से भी आ रही है, ताइवान से भी आ रही है, थाईलैंड से भी आ रही है, बट द ट्रूथ इज चाइना के अलावा कहीं से भी नहीं आ रही है। और उसकी ख़ास रीज़न ये है कि अब थाईलैंड, ताइवान भी मैन्युफैक्चरिंग वहीं से करवा रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव मेट सो मैनी जापानीज पीपल इन माय फ्लाइट समटाइम्स जो कि चाइना जा रहे होते हैं, और उनसे जब बातचीत होती है, मेरी आदत है मैं ज़रा कोई भी फ्लाइट में है, कहीं है, ट्रेन में है, मैं उनसे बातें करना शुरू कर देता हूँ। लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता ना, हर दूसरे कल्चर को भी सीखना है, समझना है। तो वो आगे से बताते थे कि हम खुद वहाँ से जाके अब मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, वो ज़्यादा फिजिबल पड़ती है। तो यहाँ पर मसला कुछ भी नहीं था, बस हर चीज़ को आपने चाइना बोलना है। अब कई वो लोग भी थे बीच में जो कहते थे यार वो चाइना माल होता है, हम तो यूएसए से, मुझे कई लोग मिलते थे कहते यार ये मैं थाईलैंड से लेके आया हूँ, इसको ज़रा फिट कर दें। वो देखते थे चाइना की होती थी, थाईलैंड वाले भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं वहाँ पे लगे हुए। 15 साल पहले मेरा ख्याल है कोई 3 एक फैक्ट्रीज होती थी बॉडी किट्स की वहाँ पर थाईलैंड में, और चाइना में कोई 500 के करीब बन गई। तो अब क्वालिटी भी उन्होंने मैच कर ली, सारा कुछ कर लिया, पता क्योंकि चलता नहीं है। तो खैर वो मेंटल सेटिस्फेक्शन लोगों की एक होती है कि यार मैंने जो है वो वहाँ से ले लिया, महंगी ले लिया तो अच्छी ही होगी। सो खैर फिर काम स्टार्ट जब किया आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जो आपका सवाल था ना कि कंटेंट की तरफ किस तरह आ गए, सर आई विल टेक द प्राइड ऑफ बीइंग द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने ऑनलाइन कार एक्सेसरीज का काम शुरू किया था, फेसबुक पेज बनाया था, वेबसाइट बनाई थी, हमसे पहले कोई भी नहीं था। ये कब हुआ है, किस ईयर की बात है? 2014 के अंदर, सही। 2013 में वेबसाइट बनी थी, और 2011 के अंदर फेसबुक पेज बना दिया हुआ था हमने। तो वो इतना इनिशियल स्टेज थी कि शायद मेरा ख्याल है उस ज़माने की कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि आपके लाइक्स होने चाहिए इतने। ऑर्गेनिकली इतना ग्रो किया वो पेज, एंड फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है यार फेसबुक। इसके ऊपर उस वक्त वीडियोज़ नहीं लगती थी, उस वक्त बेसिकली जस्ट आपकी पिक्चर्स अपलोड हो सकती थी, तो पिक्चर्स लगाते थे ऑर्गेनिकली। जो कार इंथुजियास्ट था ना वो देखता था, तो वो आना शुरू हो गया। 2013 के अंदर फिर एकदम से वीडियोस का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो मेरी एक बैकग्राउंड पे वॉइस होती थी, अस्सलाम वालेकुम दिस इज साद फ्रॉम sagalmotors.pk, और यूं वो वीडियो का ट्यूटोरियल स्टार्ट होता था। ना मैंने कोई टिकटॉक बनाए थे, ना मैंने कोई अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया था, मैंने कंपनी की सेल्फ डेवलपमेंट, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी ग्रोथ के लिए काम किया था। सो हमें देखा देखी शायद 1-2 और भी लोग ने कॉन्सेप्ट का यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, उसके पास इतना क्लाइंट आ रहा है तो मैं भी शुरू करता हूँ। तो आहिस्ता 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 आज देखें यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेकिंग वीडियोस ऑफ कार एक्सेसरीज। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंट्रीब्यूशन थी, एक आइडेंटिफाई करना था प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का ये था सोल्यूशन कि यार लोगों को घर तक बैठे वीडियो पहुंचा दो कि यार ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करती है। वो आपको याद होगा यूएसए की वीडियोस आया करती थी स्वाना बेल्ट की, कि पहले मैं मोटा था मुझे कोई भी नहीं देखता था, ऑफिस में भी मुझे जो है वो हकारत की नज़र से देखा जाता था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में आई स्वाना बेल्ट। इसको इस्तेमाल करने के बाद अब मेरा पेट अंदर चला गया हुआ है और अब मैं जो है वो अट्रैक्टिव हो गया हुआ, तो उसको दिखाते थे लड़कियां भी इर्द गिर्द देख रही हैं। सो वो क्या था कॉन्सेप्ट, वो था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट ढूंढो और सोल्यूशन प्रोवाइड करो, दैट्स इट। 3 स्टेप के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट की दुनिया है इस वक्त, बिजनेस है उसके अंदर, पैसा है उसके अंदर। आप देखो पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर पैसा अगर आपको नजर आता है तो आपको मोटापे को कम करने में होगा, हर एक का यूनिवर्सल प्रॉब्लम। रंग गोरा करना है, एशियन प्रॉब्लम आ गई। बाल उड़ रहे हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह मिल रहा है, वो प्रॉब्लम है। और मर्दाना कमजोरी, माजून खास। तो अब बात यह है कि ये 4 चीज़ों पे इतना काम हो रहा है और इतना पैसा है। बेसिकली आई डोंट कॉल देम स्कैम प्रोडक्ट्स, कह नहीं सकते, लेकिन इनिशियली व्हाट आई फील लाइक कि इन सारी चीज़ों का कोई हल आज तक निकल नहीं सका कोई प्रॉपर। हाँ, इंप्रूवमेंट शो हुई, लोगों को ये हुआ। सो स्काई इज़ द लिमिट। पाकिस्तान में आज भी बहुत पोटेंशियल है
और सिर्फ मैं कार इंडस्ट्री के अंदर बैठा नहीं कह रहा, आपने कहा कि यही क्यों शुरू किया? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो आजकल वो वीडियो चल रही है ना कि जब कोई मुझसे पूछता है कि यार आगे का क्या प्लान है तो भाई यहाँ तक भी कोई प्लान नहीं था तो बात ये है कि वो हवा जिधर की चली वहां पर आ गए हम लोग। अब साथ भी मैं ये कहूँगा कि देखें, हवा तो बहुत सारे लोगों के सामने चल रही है ना, और देखें आपने, मैं अगेन वही कहूँगा कि मुझे भी याद है कि अपनी जॉब पे बैठा हुआ ना, मैं भी कोई चीज़ देखना चाहता था ना, तो वो साथ फ्रॉम साइकिल मोटर्स की पेज से ही वो वीडियो देखना, अच्छा यार प्राडो कन्वर्ट हो रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, अच्छा ऑल्टो मेरान का नया मॉडल हमने कैसे करना है, अच्छा अंदर वो स्क्रीन आजकल नहीं आ रही है, आज ये वाली स्क्रीन आई हुई है, आज ये वाली स्क्रीन, एंड्रॉइड स्क्रीन आ रही थी यार उस टाइम पे, तो वो देखना, तो यार देख सब रहे थे, अगेन वही बात है कि सब, लेकिन आपने ना सिर्फ वो एक इनिशियल स्टेप लिया, बल्कि उस स्टेप की वजह से आपके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी। आज मेरा ख्याल है कि वो हरीपुर में बैठा हुआ बंदा भी अपने आप के लिए कस्टमर्स इस्लामाबाद से लाहौर से आ रहे हैं, आज वो ऑटो पार्ट्स के डिफरेंट वेंडर्स हैं, वो कोई पेशावर बैठा हुआ है डाले के, वो वहाँ से जा रहे हैं, तो ये एक चमक दे दी। वरना अगेन देखें, जिस तरह आपने बात की ना, कितने ही लोग ऐसे होंगे कि वो थक हार के वो दुकान बंद कर चुके होंगे, क्योंकि मैकेनिक जो होते हैं ना यहाँ पे, वो सबसे बड़े आपके जो है ना वो होते हैं, दुकान वाले के साथ उसकी सेटिंग सेट है, और यार इस दुकान से लेना जाके अगर जेन्युइन लेना है। अब कस्टमर होता है ना बेचारा, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसने जॉब पे भी जल्दी पहुंचना है, वो इसे पूछता है, वही मशवरा देने वाला है, उसने कह दिया हाँ जी ये जेन्युइन है तो वहाँ जेन्युइन है, तो ये भी एक काफ़ी ख़राब करते हैं। तो कहने मकसद ये कि आपने एक टेक्नोलॉजी की पावर को यूज़ किया, और वो उसको इतना राइटली यूज़ किया, और इतना साफ दिली के साथ आपने एक्सप्लेन की चीज़ें कि उसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी। और आज अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है अगर किसी ने जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेनी है तो उसके पास फिर ऑनलाइन वेबसाइट के ही नाम आता है, बजाय इसके कि वो जाए किसी और जगह पे। तो ये एक मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगा, और इस पर आपका इंडस्ट्री खड़ा करने का बहुत बड़ा शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप नहीं जानते शायद आपके उस तवसल से कितने लोग अब बैठ के इस इंडस्ट्री से ना सिर्फ खरीद रहे बल्कि अच्छे प्रोडक्ट्स भी वो बना के बेच रहे हैं। अच्छा साथ भाई, ठीक है इस चीज़ पे हम आए, लेकिन फिर एक आपका ब्रांड है मैक्सिमस के नाम से भी, तो उसके पीछे क्या साइंस है, ज़रा वो बताएं कि वो फिर कहाँ से दिमाग में आया? एसेसरीज तो बेच ही रहे थे, लेकिन एसेसरीज में अपना ब्रांड बनाने का वो आपके जहन में फिर कैसे आया? बेसिकली मैं चाइना जब गया ना, तो वहाँ पर आपको पता प्रोडक्ट हंटिंग हो रही होती है, आप ढूंढ रहे होते हो चीज़ें, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आउटस्टैंड करते, तो उसके अंदर मुझको ना एक HID मिल गई। वो HID इतनी स्ट्रांग थी। अच्छा वो दौर था HIDs लगवाने का, तो यहाँ पर ना थोड़ी सी दौड़ लगी हुई थी, सबसे सस्ती HID कौन लेके आएगा। शुरू में आपको याद होगा लोगों को ये भी नहीं पता था कि HIDs को कहते क्या हैं, वो Xenon लाइट्स कहते थे, कई लोग तो एक्सनॉन लाइट भी बोलते थे हमारे पास आके। तो बेसिकली Xenon वॉज अ कंपनी, ठीक है, उसने HIDs लाइट निकाली थी, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स। अब हैलोजन बल्ब जो था उसकी जगह जब लगाते थे तो लाइट अच्छी मिलती थी, तेज मिलती थी, और वाइट लाइट का जरा कॉन्सेप्ट आ गया था। तो हुआ ये कि हर बंदा क्या करता था कि वो जब चाइना में बनी ना, तो वो कोई 5,000 रुपए की भी HIDs थी, 4,000 की भी थी, करते कराते भाई 1,500 रुपए पे HID आ गई। HID की क्वालिटी इतनी हल्की हो गई कि दुकानदार यूं बेचता था, चेक वारंटी है भाई, यहाँ चेक कर लो, दुकान से बाहर आप गए ना, अगर खराब हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा अब ये चीज़ जो थी ना, अब लोगों का एक बिजनेस का इंग्रेडिएंट होता है ना कि यार हम लोग जो है वो सबसे सस्ता लाएंगे तो जीत जाएंगे। कॉफी लगे, कॉफी ठीक है, और ब्लैक यार ब्लैक। अच्छा अब लोगों का इंग्रेडिएंट ये होता था कि यार हम लोग जो है ना सबसे सस्ता लेके आएंगे तो जीत जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। मेरा ना एक, मैं शायद कहूँगा कि शायद मेरे दोस्तों में से एक बंदा जिसको मैं कहूँगा कि जिसकी एक बात थी जो कि दिल को लग गई थी, उसने मुझे आगे से कहा कि यार बात सुन, तू चाइना जा रहा है पहली बार, एक चीज़ का ख्याल रखी, क्वालिटी की चीज़ लेके आएगा ना तो लॉन्ग लास्टिंग होएगी, जीत तेरी होएगी, लेकिन बड़ी बाद में होएगी जाकर। अगर तू सस्ती उठा के लेके आएगा ना और कहेगा मैं 1,500 की नहीं मैं 1,400 की लेके आऊँ मार्केट में, तो तू फेल हो जाएगा। यार उसकी ये बात दिल को लग गई थी। अब हुआ ये कि मैं वहाँ पे गया, फैक्ट्रीज थी, हर फैक्ट्री विजिट कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रही, जिसको को मुझे हाई पावर, हाई इंटेंसिटी और तेज चाहिए, टॉप क्वालिटी चाहिए, कोई भी किसी के पास भी नहीं थी। क्योंकि ये चाइना जो है ना डिफरेंटली वर्क करता है। पाकिस्तानियों को ना बैठ के लगता है कि जिस तरह वो हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं और हम जाएंगे और कहेंगे हाँ जी साढ़े वास्ते 1,000 रुपये दी HID कटो, वो कहेंगे जी जनाब सही है। क्योंकि आपको ना हर दूसरा बंदा मिलेगा जो चाइना नहीं गया, जिसका लेना देना ही नहीं है, अलिफ बे भी नहीं पता, वो आगे से कहेगा यार चाइना तो हर चीज़ बना देता है, आप जितने पैसे दो, पैसे सामने रखो, वो कहेगा जी बन जाएगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उन लोगों की। एक तो वो मुंह नहीं लगाते अगर आप जो है कोई क्वांटिटी नहीं लेते। सेकंड बात ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी भी उनको रेपुटेशन पता है। वो आपको क्या लगता है, आप कहेंगे 1,000 रुपये के टारगेट प्राइस आप उनको देंगे तो 1,000 रुपये की निकाल देंगे? नहीं करेंगे, आपको कहेंगे दफ़ा हो जाओ, कहीं और जाओ,
हम लोग नहीं बनाते इस तरह की क्वालिटी, ना हम बनाएंगे। हमारे पास वही ट्रांजिस्टर है, वही हमारे पास आईसी है, वही इंजीनियर्स हैं, वही सब कुछ है। हम कैसे तुम्हारे लिए इतनी सस्ती बना दें उठा के चीज़? हम क्या तुम्हारे लिए स्पेशल मटेरियल मंगवाएं? ये मिसकंसेप्शन निकलने में भी टाइम लगा, कि आज भी लोग ये बोलते हैं जो गए नहीं हैं। मैं बहरहाल फैक्ट्रीज घूमता था, मैंने कहा यार कहीं से मिल जाए, अच्छी मिल जाए, नहीं मिली। एक फैक्ट्री में ना मैं गया, तो जैसे उन्होंने ना एक वो हॉल ऑफ फेम नहीं होता बनाया होता एक दीवार के ऊपर, उसके ऊपर ना उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह रखी हुई थी कि कैसे शुरुआत हुई उस फैक्ट्री की और किस तरह हुआ। तो एक ना HID का बैलेस्ट होता था, जिसे ब्लास्टर भी बोलते हैं लोग, जो उसे पावर देता था, वो वहां पर पड़ा हुआ था। तो मैंने ना उठाया, मैंने कहा यार ये बड़ा हैवी है यार, आजकल तो बड़े वो स्लिम स्टाइल आ रहे हैं, ये बड़ा मजबूत सा हैवी सा लग रहा है, क्या सीन है? कहता है दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट फॉर योर मार्केट। मैंने कहा हाउ मच एक्सपेंसिव? उसने कहा वेरी एक्सपेंसिव। ओ मैं कहा मैं क्या ले नहीं सकूंगा, कितनी होगी? उसने कहा जी कोई 7,500 रुपये की है ये, और तुम्हारी मार्केट के हिसाब से ये बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा ना, पैसे थे उस वक्त, सीधी सी बात है मुंह चुके चले गए चाइना, ठीक है। अब बात ये है कि उसने कहा MOQ जो है वो कोई 1000 पीसीस का, इसको मैन्युफैक्चर करने का। मैं कहा हार गया, मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें अब? आखिरकार मैंने मिन्नत तरला मारा, मैंने कहा यार बात ये है कि तुम ना मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 100 पीस बना दो। उसने कहा पॉसिबल नहीं। मैं कहा रेट ज़्यादा चार्ज कर लो यार, 500 पर ले लो। और कहा हम इस कंडीशन के ऊपर सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे कि हम अपने बाकी क्लाइंट्स जो दुनिया भर में ग्लोबली हमारे हैं उनको हम दिखा दें एक बार कि यार अगर उनका कोई ऑर्डर है और हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर तेरा भी 100 हो जाएगा मैन्युफैक्चर। मैं कहा ज़बरदस्त। अब सिर्फ वेट एंड वॉच वाला काम था, तो मैं हर 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद उन्हें फ़ोन करता था, मैसेज करता था, WeChat करता था। उस वक्त क्यों चलता था कि यार क्या बना? वो कहते थे अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं बना। 6-7 महीने बाद जाके उनका आया कि जी हमारे पास किसी साउथ अमेरिकन कस्टमर का जो है ना ऑर्डर आया है, तो वो कोई 1000 पीस का है, तो हम उसका मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो 100 तुम्हारा भी कर दे। मैंने कहा कर दो। अब जब वो 100 मैन्युफैक्चर हो गई, वो जब पाकिस्तान मैंने मंगवाई और मैंने हेडलाइट के अंदर लगवाई, तो वो इतनी ब्राइट थी कि मैं डर गया 1 सेकंड के लिए। मैंने कहा कि यार ये कहीं हेडलाइट ही ना मेल्ट कर दे कहीं। तो चक्कर क्या हुआ कि उसमें पता चला कि जितनी भी OEM स्टैंडर्ड्स हैं ना हेडलाइट को बनाने के, उन सब के अंदर वो कंपैटिबल है। लेकिन अगर आपने कोई आफ्टर मार्केट चाइना की हल्की क्वालिटी ली, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए होते हैं, उन्होंने बस बना दी होती है, तो उसके अंदर आपने नहीं लगानी। तो बहरहाल हमने फिर उस HID के ऊपर प्रिंट करके लगा दिया कि सिर्फ जेन्युइन हेडलाइट के अंदर लग सकती है। अच्छा, वो लोगों ने लगाई। अब उस जमाने कैंपेन तो हमने चलाई ऑनलाइन, हम वीडियोज बनाते थे कि ये किस तरह से है, कितनी ब्राइट है। अब वो ब्राइट का यूनिट क्या बताएं यार? अब मार्केट के अंदर बैठे हुए थे सारे के सारे वो लोग जो कि कहते थे 0.3 किलोमीटर तक लाइट जाएगी। अब वो यार ना लाइट का यूनिट पता था ना कुछ था। हमने मंगवा लिया चाइना से ल्यूमन मीटर। अब ल्यूमन मीटर सबको पता है, वो लक्स मीटर भी होता है, वो आपके मोबाइल के अंदर भी होता है। वो आप मंगवा लिया मैंने, वो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं कई बार। हमने वो मंगवा लिया और उसको एक ना क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 1 मीटर की दूरी के ऊपर अगर ये लाइट जलती है विदाउट एनी राउंड हेडलाइट ओपननेस में, तो उसके अंदर वो वहां तक कितने लुमेंस देती है। तो वो क्राइटेरिया था 6000 लुमेंस, वो 6000 प्लस जा रही थी, जो कि बहुत ब्राइट समझी जाती थी। अब हमने क्या किया, हमने वीडियोस बनाना शुरू की, मार्केट की पकड़ पकड़ के HID लाते थे और साथ में उसी जगह पे रखते थे और वीडियो बनाते थे कि ये देखो यार ये तो 2000 लूमन है। लोगों ने क्योंकि ना ऊपर वॉट्स लिखना शुरू कर दिए थे, ये 150 वॉट है, ये 200 वॉट है। अब वो कस्टमर जाता था और वो कहता था यार ये भी तो 200 वॉट ही है, ज़्यादा वॉट है। उसे पता ही नहीं था कि इनपुट पावर का ताल्लुक ही नहीं है आउटपुट की लक्स से, उसके लूमन से ताल्लुक नहीं है। तो ये जो लूमन का वर्ड है ना, ये सैगल मोटर ने ही सिखाया लोगों को, वो लोग माने ना माने। तो उसके अंदर जब हम लोगों ने इस तरह से करना शुरू किया तो लोगों ने लिटरली जो है प्रेज करना शुरू किया। जो पढ़े लिखे कस्टमर थे उन्होंने कहा यार ये कॉन्सेप्ट के ऊपर सही है। अब वो जो बंदा आता था जिसने जो HID लगाई होती थी ना, जिसको बेची होती थी किसी ने, वो हमारे पास टेस्ट करना शुरू हो गया। इस चक्कर में मैंने इतनी HID बेची कि एक टाइम आया था कि मैं महीने की 1000 HID सेल करना शुरू हो गया अकेला। अब क्या हुआ जी, अब लोग तो खुश नहीं थे मेरे से, मार्केट में बैशिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ओ जी सैगल मोटर तो बड़ा महंगा है यार, इतनी महंगी HID, कॉपी भी करने की कोशिश की। बट वो बात थी ना कि क्वालिटी विंस, एंड वाइप आउट ही हो गए HID वाले सारे। कोई बंदा बेच ही नहीं पाता था, सिर्फ बिकती थी तो मैक्सिमस की HID बिकती थी। और नाम आपने कहा ये कहाँ से आया? जब HID मंगवानी थी ना तो उसने कहा डू यू वॉन्ट सम लेबलिंग ऑन इट, वाइट लेबलिंग कुछ करवाना चाहते हो कोई ब्रांड? मैंने कहा हाँ करवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा मुझे कल तक तुमने बताना है। मैं सारी रात बैठ के सोचा क्या रखूँ, नाम क्या रखूँ। तो हमारी यूजुअली अब तो भाई ChatGPT आ गया है ना, आप अपने लॉजिक्स कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें दो तो वो खुद ही आपको बता देगा प्रोडक्ट के हवाले से नाम ये वाले आपके सही होंगे। उसने क्या किया कि ना मैंने
मैं रात को बैठा हुआ मूवी देख रहा था ग्लैडिएटर, तो रसल क्रो की मूवी है, सबने देखी होगी, उसके अंदर उसका नाम मैक्सिमस था। वो मुझे ना बड़ा एक वॉरियर टाइप सा एक नाम लगा, बड़ी अथॉरिटी थी उस नाम की। मैंने उसे अगले दिन कहा यार मैक्सिमस, मैंने पहले वो गूगल वगैरह किया, किसी का तो नहीं है ब्रांड, तो किसी का भी नहीं था। मैंने कहा यार मैक्सिमस कर दो। वो मैक्सिमस मैंने चाइना में भी रजिस्टर करा दिया, पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवा दिया, और वो प्रोडक्ट फिर आई। वो जब मैं मैक्सिमस का बोलना शुरू हुआ तो यहाँ पर लोगों ने कहा ओ ये कौन सा ब्रांड है, ये कोई ब्रांड नहीं है, इनका अपना ही ब्रांड है, ये है वो है, जैसे होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, क्योंकि लोग जो है ना वो आज भी समझते हैं कि बाहर वालों का ब्रांड होता है, पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं है। पाकिस्तानी की ना कोई औकात नहीं है कि वो क्यों ब्रांड निकाले, ये कैसे हो सकता है? ये था प्रॉब्लम। जबकि मैं एक कार परफ्यूम फैक्ट्री थी चाइना में मुझे मिली, उसमें ना वो एक बूथ था जो हम कैंटन फेयर पे जाते हैं, तो उसमें बूथ पे ना वो मैं उनके पास गया तो उसने मुझे बताया कि ये बूथ के ऊपर 4-5 हम लोग हैं, और उसके अंदर क्या था कि एक कहती है ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी अम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है, हम घर की बेसमेंट में बनाते हैं परफ्यूम। मैंने कहा यार, और तुम्हारा ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में वो कहते हैं यार ये ब्रांडेड परफ्यूम है, तो कहते हैं हाँ तो ब्रांडेड परफ्यूम तो है, मतलब हम क्वालिटी करें। मैंने कहा यही अगर मैं रिवील कर दूं ना आज कि भाई मैं बेसमेंट में बैठा हुआ ये बना रहा हूं, तो लोगों ने उठने नहीं देना मुझे। हमने फिर कहना देखो हमारी प्रोडक्ट तो चाइना से ही बन के आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को तो वैसी गाली समझते थे सारे कि यार मेड इन पाकिस्तान है तो चंगी नहीं होनी, चाइना की होनी चाहिए। ये था प्रॉब्लम। तो बहरहाल इस्टेब्लिश किया, ब्रांड को समझाया। जो वो ज़माने के यूज़र थे ना जिन्होंने एक बार HID लगवा ली, उनका पक्का ट्रस्ट डेवलप हो गया। भाई मैक्सिमस के नाम के अंडर जो प्रोडक्ट आएगी वो टॉप टियर आएगी, और इस चीज़ को हमने मेंटेन भी रखा। इस चीज़ को हमने कभी ऐसे नहीं होने दिया कि मतलब कभी भी चाइना में कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसे हमने ट्राई किया, चली और अच्छी क्वालिटी की है और फैक्ट्री पीछे बैक करती है बहुत ज़बरदस्त, उसको हमने वाइट लेबर करके मंगवाया और वो चलती हैं आज माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है हमारी प्रोडक्ट्स का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मेरा ख्याल है कि ये जो ब्रांडिंग वाला आपका जो एक था ना, और इसके पीछे जो पूरी एक जर्नी थी, ये एक बड़ी समझदार के लिए जो है ना इशारा भी काफ़ी है कि देखिए यार, ब्रांड जब आपका एक बन जाता है ना और वो आपका अपना होता है, आप उसको ओन करते हैं, तो फिर आपकी सक्सेस कहीं जो है ना रुकती नहीं है। और एक दफ़ा एक बंदे को नशा हो गया ना उस ब्रांड का, तो वो फिर बंदा उस पर रुकता नहीं है। अच्छा साथ भी देखें, बात अगेन फिर मैं ये कहूँगा कि ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं होगी, इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे। एक प्रोडक्ट चली जिस तरह HID ठीक है चल पड़ी, लेकिन ठीक है एक उसका मैच्योरिटी लेवल आ गया होगा। उसके बाद फिर सेकंड आपने क्या सोचा कि यार नहीं इसके साथ क्या होना चाहिए, और किस कार एसेसरीज में आपने देखा कि मुझे जाना चाहिए। और फिर वक्त के साथ साथ आपने देखा कि जैसे पहले तो चले टोयोटा है, सुजुकी है, ये तो कुछ डाल के देते ही नहीं थे गाड़ी के अंदर ना, लेकिन अब फिर गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई चाइना की, जिन्होंने सारी चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दी। ऑलरेडी अच्छा साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, उसके बाद एसेसरीज भी लगी हुई हैं, मैट्स भी लगे हुए हैं, बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया कि जब इंडस्ट्री थोड़ी सी इस किस्म का शिफ्ट खा रही है? बात ये है कि मुझे तो वो टाइम ज़्यादा अच्छा लगता था जब ये कुछ नहीं देते थे। भाई कस्टमर आता था सिविक लेके और सिविक के ऊपर 2.5-3 लाख रुपया लगा देता था। अब गाड़ी भी 28 लाख रुपए की होती थी, उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपया लगा देता था। आज गाड़ी 70 लाख की हो गई है, उसका दिल और छोटा हो गया हुआ है, वो और मुश्किल से लेता है। अब वो उसके अलावा प्रोडक्ट्स की जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने ना हमेशा कोशिश की है कि ना अहेड ऑफ टाइम रहने की कोशिश की है। जब तक अल्लाह ताला ने अक्ल, सेहत और ताकत रखी हुई है, तब तक हम इसी तरह से हैं कि डेवलप करते रहते हैं नई से नई प्रोडक्ट और आइडेंटिफाई करते रहते हैं फ्यूचर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार अब तो सारी गाड़ियों के अंदर सारा कुछ आना शुरू हो गया है, लेकिन आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हमारे पास लगाई जा रही है गाड़ियों को। जो गाड़ी होती है, एक देखिए एक ज़हनी तौर पर ना वहम डाल दिया हुआ है लोगों के जहनों में कि यार आपकी गाड़ी जो है वो स्क्रैच हो गई तो आपकी प्राइस गिर जाएगी। ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया। ये जिन्होंने किया है, लोगों के दिलों में डाला है, वो भी गाड़ियाँ जो रखते थे उन्होंने पहले तो कभी नहीं इस तरह किया था। अब क्या हुआ, गाड़ी इतनी महंगी हो गई हुई है कि वो बेचारा कहता है कि यार मैं नहीं चाहता लॉस करना। अब उसके लिए पूरी दुनिया में पहले वो ग्लास कोटिंग होती थी, फिर सिरामिक कोटिंग आई, वो स्क्रैचेस नहीं बचते थे उससे, फिर PPFI पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हम सबसे ज़्यादा लगा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ कम हो रही है, अब वो नई गाड़ी में ना उसने सीट कवर लगाने हैं, ना उसने एंड्रॉइड की LCD लगानी है, ना कैमरे लगाने हैं फ्रंट बैक उसने, तो उसने करवाना क्या है भाई? सारा कुछ तो दे दिया, LED हेडलाइट्स दे दी हैं उसने, ना LEDs लगानी है, ना HIDs लगवानी है। जब सब कुछ दे दिया है तो तब भी हमारे पास फ्लोर मैट्स हैं जो कि कस्टमर को जो कंपनी देती है वो स्टैंडर्ड के देती भी नहीं और दे भी नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस के वो लोग जो है वो खुद से एक्सेसरीज दे। बहरहाल आपके इस प्लेटफॉर्म के एतबार से एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो डीलरशिप्स है ना, जो ये जो कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं कि यार आप हमसे काम कराएं,
तो वारंटी वॉइड नहीं होगी, और ये खौफ का कारोबार डाला जा रहा है जस्ट टू मेक फ्यू बक्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर नॉट अलाउड टू सेल एनी आफ्टर मार्केट अंडर एनी अदर ब्रांड. आप समझें कि आप टोयोटा होंडा के पास जाएं और वहां पर कोई प्रोडक्ट पड़ी हो जो कि होंडा की लेबलिंग में नहीं है, उनकी जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है, तो वो कैसे आप खरीद सकते हो? ऑथेंटिसिटी क्या है? आप अगर वो जो पीछे होंडा कंपनी है या टोयोटा जापान है उनसे पूछें तो दे आर नॉट इवन अलाउड टू सेल दीज थिंग्स. ना वो पीपीएफ कर सकते हैं, ना वो फ्लोर मैट बेच सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो टोयोटा प्रोवाइड नहीं कर रही है. ये तो लोकल लेवल के ऊपर डीलर जो है वो क्या कर रहा है कि मार्केट से उठाता है और वो कहता है जी आप हमसे करवा लें ये काम. कस्टमर कहता है चल यार टाइम बचेगा, यहीं से करवा लेते हैं. वो 5 टाइम ज़्यादा प्राइस पे कर देता है वहाँ पर. अब बात ये है कि ये चीज़ें तो अलाउड ही नहीं है, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट लीगल एट ऑल. फिर ठीक है, आफ्टर मार्केट डिस्क पैड भी रखो, आफ्टर मार्केट ऑयल भी रखो, फिर सारा कुछ आफ्टर मार्केट बेचो, चाइना का बेचो, कोई मसला नहीं. इट्स अ फ्री मार्केट. सो बेसिकली हम कहाँ थे यार? मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता हूँ यार. पीपीएफ हाँ, नई चीज़ें देखें ना, नई चीज़ें फिर आती रहती हैं. अब देखें, मैंने फास्ट चार्जर्स मंगवाए हैं अभी गाड़ियों के, इलेक्ट्रिक कार्स के. अब बात ये, कंपनीज जो हैं वो जो इलेक्ट्रिक कार्स जितनी भी आ रही हैं, कोई लाख रुपए का, कोई 1.5 लाख का दे रहा है, कोई गाड़ी के साथ फ्री भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन होता क्या है कि अगर मैं घर पे चार्जर लगा दिया हुआ है मैंने, ऑफिस के लिए भी तो मुझे चाहिए अक्सर, तो मैंने ऑफिस के लिए फिर मैंने मंगवाना शुरू किया. अब लोग ले रहे हैं मेरे से फास्ट चार्जर्स ले रहे हैं. फास्ट चार्जर्स तो नहीं कहेंगे, 7 किलो वॉट के चार्जर्स हैं जो कि गाड़ी के साथ कंपैटिबल हैं और टॉप क्वालिटी के लेके आया हूँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री से लेके आया हूँ और बहुत सस्ती प्राइस के अंदर लेके आया हूँ. जो 1.5 लाख के मिलते हैं वो आपको अब 40-50 हज़ार रुपए के मिलेंगे हमसे. ज़बरदस्त चीज़ें आप बता रहे हैं. अच्छा, हम थोड़ा सा आते हैं अब आपके ई कॉमर्स जर्नी जो कि 2013 में स्टार्ट हुई. जब आपने अपनी वेबसाइट बनाई तो उस टाइम आपको क्या चैलेंजेस आए स्पेसिफिकली कि यार उस टाइम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का आइडिया नहीं है, एक सोशल मीडिया स्टार्ट हो रहा है, रिवाइव उसने सर उठाना अपना शुरू किया, तो क्या लोगों ने उस स्टार्ट में आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया और वो ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लोगों में बिल्ड हुआ? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ कि यार मैं साइकिल मोटर से चीज़ ले रहा हूँ, मुझे वो जो आप बता रहे थे कि यार 5,000 की ओरिजिनल है और 4700 की 2 नंबर है, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट लोगों में ख़त्म कब हुआ? बेसिकली साइकिल मोटर पर ट्रस्ट कब से स्टार्ट हुआ? अच्छा, जब ई कॉमर्स हमने स्टार्ट किया ना बैक इन 2013, हमने वेबसाइट बनाई, तो पहले तो आपको याद होगा लैंग्वेज ही HTML के अंदर ही बनती थी. HTML को इतना अट्रैक्टिव तो होता नहीं था. उसके अंदर हमने भी कोई 10,000 रुपये में वेबसाइट बनवा ली थी. जो सॉफ्टवेयर वाला था, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर जो देता था, उसी से ही बनवा ली हमने वेबसाइट. आज भी मुझे याद है, मेरे सामने ना वो एक होम पेज खुलता था वो उसका, और होम पेज पे लिखा होता था सेलेक्ट प्रोडक्ट, क्लिक ऐड टू कार्ट, फिल द फॉर्म, पे कैश ऑन डिलीवरी. ये मैंने 4 स्टेप लिखे होते थे मेन होम पेज के ऊपर बैनर, क्योंकि पता ही नहीं था लोगों को बाय कैसे करना है, और आज भी नहीं पता. आज भी पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन कॉलिंग अस एंड टेलिंग अस कि यार मुझे ये चाहिए. यार कौन जाए वेबसाइट पे, कौन सर्च करे, जबकि इट्स सो इजी. और मैं ये नहीं कहता, मैसेज की बात कर रहा हूं मैं. भाई आप जैसे लोग, हम जैसे लोग तो शायद मेरा ख्याल है फेसबुक के ऊपर जब ऐड चल रहे होते हैं तो शायद मेरा ख्याल है वो क्लोथिंग आ रही है, कोई जैकेट आ रही है, कोई अपैरल्स आ रहे हैं, तो वहीं से बाय करके टक करके, अब तो शॉपिफाई सबके पास है, वो मेरा ख्याल है ऑटो फिल भी हो जाते हैं फॉर्म, फटाफट हमें कुछ एंटर भी नहीं करना पड़ता और सीधा आप चेकआउट पे पहुंच जाते हो. पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होते थे. पहले ये एक एक चीज़, पिक्चर भी ओरिजिनल लेनी है, क्योंकि अब तो गूगल पे भी नहीं होती थी वो पिक्चर्स, और फिर हम इसलिए भी नहीं लगाते थे गूगल के ऊपर से उठा के कि यार वो प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा भी फर्क है ना अगर, तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. तो हम ओरिजिनल पिक्चर लेते थे. पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, रेड लेदर का कारपेट होता था, उसके ऊपर तस्वीर ली होती थी हमने, वो लगाते थे कि ये भी हमारी आइडेंटिटी होती थी, कोई चोरी ना कर ले. हर बंदा तो कॉपी करके बैठ गया था. हमारी वेबसाइट बनती गई, बाद में हर बंदे ने कहा हमने भी वेबसाइट बनानी है. अरे यार, हमने एक एक इतनी मेहनत करके कैटेगराइजेशन की थी प्रोडक्ट्स की. पाकिस्तान में आज भी अगर आप कैटेगराइजेशन देख रहे हैं ना कार एक्सेसरीज की, वो हमने बनाई थी. LED एंड लाइटनिंग, कार केयर, इंटीरियर एक्सेसरीज, एक्सटीरियर एक्सेसरीज, मॉडिफिकेशन, गैजेट्स, परफ्यूम्स, ये सारी हमने बना के उसके अंदर सब कैटेगरीज बनाई. ये पूरा जो एक ट्री बनाया था ना और वेब बनाया था, ये हमने बनाया था. वो तो लोगों को बहुत आसानी हो गई इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने सीधा छापा मारा और उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें उसी कैटेगरी के अंदर डालना शुरू कर दी. याद होगा एक अनकैटेगराइज्ड की भी कैटेगरी होती थी एक ज़माने में, तो हम लोग उसके ऊपर जो होता था ना पिक्चर, वो पब्लिश करते थे, प्राइस डाल देते थे. अब ना कोई कॉन्सेप्ट था एडवांटेज कैंपेन्स का, ना कोई वहाँ पर जो है कोई आपके फॉल करता था. फेसबुक के ऊपर लोगों को कह कि जनाब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ज़्यादा क्विक सर्विस आपको मिलेगी. करते 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 भाई बहुत पापड़ बेले हैं. फिर वो जब भेजते थे ना, तो मुझे आज भी याद है, मैं रिटेल के ऊपर होता था, कस्टमर्स भी डील कर रहा होता था और साथ में ब्लूटूथ मैंने लगाया होता था.
तो क्या करता था कि ना साथ साथ उनके लिए चीज़ें उनको दिखा रहा हूँ, कॉल आती थी, कॉल पिक करता था और ऑर्डर भी लिख लेता था रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि सिस्टम जब शुरू शुरू में होता है ना, आप सिस्टम नहीं बने होते आपके, आप ट्रायल बेस पे चल रहे होते हो कि यार ठीक है, देसी सिस्टम था उस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर किया ना, तो उसके अंदर लिखते थे, ऑर्डर लिखते थे। उसके बाद जनाब वो कस्टमर भी बड़े, आपके जब दिन के 30 एक ऑर्डर हों तो आप हर कस्टमर के साथ बड़ी गप्पे भी लगा लेते हो, लेकिन जब आपके पास 300 हो तो आपके पास टाइम नहीं होता। तो उस ज़माने नई नई चीज़ आई थी, कस्टमर कहता था कि यार अच्छा, शुरू शुरू में ना मुझे आज भी याद है कि ना जब वो हम भेजते थे ना, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के लिए ना हमारे साथ पार्टनर कोई नहीं बनता था, क्योंकि मैं बड़ा भोला था। वो कहते थे आपकी कितनी एक शिपमेंट है, मैं कहता था रोज की 20 एक पार्सल हो जाते हैं, तो वो कहते नहीं हम 100 से कम के साथ काम नहीं करते। मैं चला जाता था। मुझे एक दिन किसी ने कहा यार तू 200 बोल दे, अकाउंट तो खोल। मैंने कहा यार ये मैंने नहीं किया यार, वो इतना चालाक नहीं था यार मैं कि यार ये करूं। तो मैं कॉल कोरियर होता था उस वक्त, नया नया आया, उन्होंने कहा हम खोल देंगे, कोई मसला नहीं है। अब देखो वक्त था ना, एक टाइम आया कि दिन के 100 भी हो गए थे उन्हीं के साथ ही, तो कैश ऑन डिलीवरी पे जाते थे, रिटर्न्स भी आती थी बहुत ज़्यादा, कई कस्टमर घर पे नहीं थे। अच्छा उस ज़माने ना थोड़ा पर्सनलाइज्ड लेवल के ऊपर कोरियर कंपनी आपके साथ काम करती थी, मतलब कॉल आती थी आपको कोरियर की, राइडर की, कि सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे, आप करके देखें। आप फ़ोन करते थे, आज तो कोई नहीं आता, आज तो सीधे रिटर्न ठक करके आती हैं, यूँ पूरा अंबार खड़ा कर देते हैं कि जी ये सारी रिटर्न लो जी पढ़ो, ठीक है। उस वक्त ऐसे नहीं होता था, उस वक्त पर्सनल कम शिपमेंट्स होती थी, तो लोग पर्सनलाइज्ड लेवल के ऊपर आपको फ़ोन भी कर देते थे। कस्टमर कई बार कर देता था यार वो राइडर पता नहीं है बड़ा दूर है, उसे रिक्वेस्ट करें यहाँ पे आ जाए, वो आ नहीं रहा, सारा कुछ करते थे। कई बार ये भी होता था कि कई कस्टमर होते थे जो कि मंगवा लेते थे और रिसीव नहीं कर रहे होते थे, वो आगे से कहते थे यार नहीं मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं कहा यार भाई देखें मेरा 150-200 रुपया लगा है आपको भेजने में, तो वो आगे से कहते थे नहीं यार इस तरह आप नहीं लेना, वो भी बर्दाश्त करते थे। तो जब आपका वॉल्यूम कम होता है और इस तरह से रिटर्न्स आती हैं ना, तो दुखता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, इनको इग्नोर करना सीखना चाहिए। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे और फोकस आपका सिर्फ इस चीज़ में रहेगा आज मुझे कितना लॉस हुआ इसके अंदर, तो सर आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो ट्रस्ट आपने कहा है डेवलप हुआ है, ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं डेवलप हो सकता। बहुत लोग आते हैं, इन्होंने टैगलाइन लिखी होती है द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, अभी 4 दिन हुए होते हैं वेबसाइट खुले हुए, सिंस 1950, ठीक है। ये कहानीबाजी है, ठीक है। ये पढ़ा लिखा बंदा देखते साथ ही समझ जाएगा कि यार ये भी 4 दिन हुए हैं तुम्हें वेबसाइट खोले हुए, 15 प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारे पास, और द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड कैसे हो गया? ट्रस्टेड ब्रांड बनने लिखने से नहीं होता। ट्रस्टेड ब्रांड होता है कि आपने कोई चीज़ मंगवाई, आपको चीज़ मिली, सेफ एंड साउंड आपकी गाड़ी में प्रॉपरली लग गई, अब आप उसको लगा के इंजॉय कर रहे हैं, 2 साल गुजर गए, अब वो दोबारा आपसे ही लेगा। ये ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट कभी भी नहीं होता। ओवरनाइट तो देखिए सबकी प्राइस बीटिंग पॉलिसी है कि जी वो अगर 3000 की निकालेगा तो मैं 2500 की प्राइस बीट करूंगा। उनका फोकस ही वहां पर है। क्वालिटी बिल्ड, कस्टमर ट्रस्ट, ये चीजें हैं ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। बिजनेस के अंदर ना सिर्फ बिजनेस करना नहीं आना चाहिए, इसके अंदर एथिक्स भी होने चाहिए, इसके अंदर आपकी एक प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए कि आपने किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। हम कभी भी नहीं इस चीज़ के ऊपर हमने कहा कि हम सबसे सस्ते हैं, हमने हमेशा कहा है कि हम प्रीमियम ब्रांड हैं, हम क्वालिटी का कस्टमर है हमारा, जिसने लॉन्जेटिविटी की तरफ जाना है, जिसने कहना है कि यार मुझे लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई एज कम्पेयर टू अदर्स हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, तभी एविडेंटली वी आर द नंबर 1 इन पाकिस्तान हैविंग 18+ स्टोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग एक्सपोनेंशियली। तो कोई तो रीज़न है ना, क्वालिटी विंस इन द एंड, जो शुरू में मैंने कहा। अच्छा और भाई यहाँ पे ना जो आप वाला क्वेश्चन था और जो हम अक्सर वीडियोस में बताते हैं, बेसिकली ब्रांड बनने में टाइम लगता है, और वही बात है हैदर भाई भी बताते हैं, हम बैठक में भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ब्रांड ओवर द नाइट नहीं बनते। और आप जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ बेच रहे हैं, आपकी एक स्टोरी, आपके इमोशंस, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, वो सारी चीज़ें उस पर सेल हो रही होती हैं। अब उसकी एक ट्रू एग्जांपल साथ भाई ने आज आके दे दी कि किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया आज से तकरीबन 16-17 साल पहले, और ऑनलाइन पे आए, और फिर देखे जब जिस तरह से इन्होंने एक HD की एग्जांपल दिया कि किस तरह से इन्होंने कंपेयर किया अपनी प्रोडक्ट को और दूसरी प्रोडक्ट को, और लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की। और इनकी ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्रीमियम है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, इनकी प्रोडक्ट्स महंगी हैं। आज चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्यों महंगी हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में वही बात है, हर तरह की क्लास अवेलेबल है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास। आपने किसको टारगेट करना है? जाहिर बात है जब आप एलीट क्लास को करोगे तो वो आपसे लोअर क्वालिटी की और इस तरह की चीज़ें तो नहीं मांगेगी। अगर वो आपको एक प्रीमियम प्राइस पे कर रही है तो वो प्रीमियम चीज़ भी डिमांड कर रही है। तो इस चीज़ पे उन्होंने काम किया, और माशाल्लाह साद भाई आपकी जर्नी और बाकी सारे लोगों के लिए जो बैठक सीरीज़ देख रहे हैं बड़ी इंस्पायरिंग है, जो लोग ब्रांड पे काम कर रहे हैं।
थोड़ा सा हम लोग आते हैं ई कॉमर्स वाली ही जर्नी पे। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी आप लोग कितने परसेंटेज जो है वो अपनी मार्केटिंग स्पेंड पे लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक कितने ऑर्डर्स आते हैं और थ्रू मार्केटिंग आपको कितने आते हैं, और जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं उनमें कौन से चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली मार्केटिंग जो है ना हमारी, वो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, टिकटॉक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, इवन अब तो चैट जीपीटी के ऊपर भी हमने करना शुरू कर दिया है। उसके जो बेसिकली अब फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि एआई ही आपका ऑर्डर जनरेट करेंगे, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट नाउ। अब होता क्या है कि लोगों को चूरन ये बेचा जाता है कि यार आप शॉपिफाई जो है बना लो तो खुद ब खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपने बनाई है, लोगों तक रीच आउट करने के लिए यू हैव टू यूज सम मीडियम्स। एंड पाकिस्तान में ना हर मीडियम डिफरेंट कैटेगरी डिफाइन करता है। अगर आपको चाहिए प्रीमियम क्वालिटी वाला तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे कैंपेन्स करनी पड़ेंगी, वहाँ से आपको पढ़ा लिखा समझदार और पैसे वाले लोग मिलेंगे, जो सीधी सी बात है, क्योंकि उसके ऊपर लोग वो लैंड कर रहे हैं जो या तो खुद से ढूंढ रहे हैं या फिर वहाँ पर कंटेंट इस तरह का है। अगर आपने सिर्फ कंटेंट बनाना है, वो भी एक मार्केट है, तो फिर आप टिकटॉक पे देख लें, वहाँ सीरियस बायर आपको नहीं मिलेगा। सीरियस बायर आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, नॉन सीरियस बायर आपको टिकटॉक के ऊपर मिलेगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर और भी आजकल मैं समझता हूं कि प्रीमियम चल रहा है सारा कुछ, क्योंकि उसकी ना एक क्लास ही डिफरेंट है। और फेसबुक नो डाउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई यूज कर रहा है। मतलब ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेसबुक यूज भी करना बंद कर दिया हुआ है, बट मेटा एड्स जो हैं वो दोनों तरफ चलते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, आपने किस नीश में काम करना है, ये मार्केटिंग आपकी जो है ये जो चलती है उसके अंदर। मैं समझता हूं जब मैंने 10 साल पहले पेज बनाया था ना, उस जमाने में ना एल्गोरिदम्स फर्क थे। उस वक्त एल्गोरिदम का वर्ड ही नहीं था। उस वक्त ना ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा होती थी। आपने पोस्ट लगाई, अगर 20,000 आपके लाइक है, 20,000 को जा रही होती थी पोस्ट। आज आपको पुश करना पड़ता है, इतना सैचुरेटेड हो गया हुआ, बिलियन ऑफ कंटेंट एवरी आवर जो है वो आपका अपलोड हो रहा हुआ है। तो आप इतने लोगों में कैसे स्टैंड आउट करोगे? आप पेड मार्केटिंग करके ही आगे आ सकते हो। इवन इफ यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि ऑर्गेनिकली कुछ आएगा, नहीं आएगा। यू विल हैव टू पे फॉर मार्केटिंग, और उसके अंदर टारगेटेड ऑडियंस एडवांटेज कैंपेन्स आपको चलानी पड़ेंगी टू रीच द राइट पीपल। वहां पर आप पहुंचेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की ना सीजनल होती है सारी कैंपेन, हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों की सीजनल ये होती है, जैसे हम लोगों ने ना आजकल स्पेंडिंग बहुत हाई रखी हुई है स्नो चेन्स के ऊपर, ठीक है, रिट्रैक्टेबल कर्टन्स के ऊपर, क्योंकि आजकल आपको पता चलान हो रहा है, तो हर दूसरा बंदा कह रहा है मुझे कर्टन दे दो, टेंट उतर रही हैं। लेकिन क्या करें, जरूरत होती है, प्राइवेसी भी लोगों को चाहिए, तो हमने अपने बजट्स इंक्रीज कर दिए उनके ऊपर। सो अभी जैसे ही ये स्नोफॉल खत्म होएगी, हमारी स्नो चेन की खत्म हो जाएगी, लेकिन शायद सनशेड्स की 3 टाइम्स और ऊपर चली जाएगी, क्योंकि धूप आ जाएगी, गर्मियां आ जाएंगी, ठीक है। रमज़ान में क्या होता है कि रमज़ान में हम लोगों के पास, क्योंकि मुझे जहाँ तक फील होता है कि क्लाइंटेज तो होती है, लेकिन ना बजट को हम थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है टाइम शॉर्ट होता है। ज़्यादातर लोग जो है वो कामों पे, कई लोग जाते भी नहीं हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा वो डिफरेंट माहौल होता है ना आपका, क्योंकि आप पूरी तरह से जो है इबादत में लगे होते हैं, तो आपका रुझान जो है ना इन चीज़ों के ऊपर नहीं रहता कि आपने ये मॉडिफिकेशन करानी है या फिर कपड़े खरीद रहे हैं। हाँ, ईद से पहले आपकी गाड़ी का रश लग जाता है। ईद से पहले हर एक ने गाड़ी तैयार करनी होती है। उसकी अगर पुरानी लैंड क्रूजर है, उसने फेस अपलिफ्ट कराने आ जाना है। उसने जो है अगर गाड़ी कोई निकलवाई है, उसके अंदर कोई चीज़ें डलवानी है, वो कहेगा यार ईद पे मेरी गाड़ी, जैसे मैं टिच एंड टॉच बनाऊँ तो उस तरह मेरी गाड़ी भी इस तरह की है, वो डिटेलिंग भी करवाएगा। तो वो जो ईद से 4-5 दिन पहले का सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब फॉर एग्जांपल बकरा ईद आ गई है, हमने 15-20 दिन पहले ही कैंपेन बंद कर देनी है, क्योंकि आप जब खोलोगे इंटरनेट तो हर वक्त वो बकरे, बच्चे, जानवर, उन लोगों की जो है वीडियोस चल रही होंगी, आप घूम जाओगे कहीं पे। आपकी कैंपेन राइट टाइम के ऊपर राइट पीपल तक पहुंच ही नहीं सकती। आप चाहे स्पेंड करो, देन यू आर बर्निंग मनी। उसके अंदर आप लोग जो है उसको देखो, आइडेंटिफाई करो कि यार ये तो आगे वक्त ही नहीं है। और देखो सारे लोग स्पेंड कर रहे हैं इस वक्त जानवर के ऊपर। एक सैलरीड क्लास वाला बंदा भी जो है वो स्पेंड कर रहा है वहां पर। उसने अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क की इकोनॉमी इस तरह की, बेचारा इतनी मुश्किलों से हिस्सा डालता है, तो वो बेचारा उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो लग्जरी आइटम कैसे खरीदे उन दिनों में। तो इस वजह से उस वक्त स्पेंडिंग कम कर देते हैं हम। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया यहाँ पर, तो तभी हम स्पेंडिंग कम कर देंगे। कोई धरने हो गए, कुछ हो गया, देखो आपके सामने स्क्रीन पर चल ही वो रहा है, आप कैसे आओगे? और आपका यूजर इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है ना। आपका यूजर इंटरेस्ट जिसका नहीं भी था पॉलिटिक्स में, वो जब ऐसे कोई अनरेस्ट होंगे तो वो उसके ऊपर वो जाके वही देख रहा होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने एकदम से जो है वो
ऐड कोई गुजरा है वो स्किप कर देगा उस चीज़ को। तो कैंपेन हमेशा लॉजिकली स्मार्टली लगानी होती है। और जहाँ तक ऑर्गेनिक फुटफॉल का सवाल है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जब हम गूगल सर्च कंसोल देखते हैं ना, तो उसके अंदर बेसिकली आपको दिखाया जाता है कि कितने लोग क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट पर लैंड किए हैं। वहाँ सैगल मोटर लिखा आ रहा होता है। सैगल मोटर कोई SEG से लिख रहा है, कोई SEH से लिख रहा है, कोई SEGAL लिख रहा है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स के साथ कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले जो 15 रिजल्ट्स होंगे ना, वो सारे के सारे टॉप वाले वो ये है कि पीपल आर एक्चुअली डायरेक्टली कमिंग टू आवर वेबसाइट। वी हैव अचीव्ड दैट। ठीक है, ये नहीं हो रहा कि कोई किसी ने मडफ्लैप सर्च किया था तो वहां से हमारा ऐड चलता हुआ उसको लेके आ गया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। हम जब कैंपेन्स बंद कर देते हैं, नो डाउट सेल्स पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि फिर स्पेंडिंग कम जरूर कर देते हैं हम लोग। अच्छा, आपके जो कंटेंट होता है ना, जो भी एड्स पे भी नजर आ रहा हो या आपकी पेजेस के ऊपर भी होता है, मैं कहता हूँ वो जबरदस्त होता है, कमाल का कंटेंट सर। शुक्रिया, मैं तो डर गया था एकदम से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आज भी मेरी जो कंटेंट टीम है उनसे बात हो रही थी, तो मैं उनको भी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यार अब एंड्रोमेडा ने ना गेम चेंज कर दिया। पहले वो कहता था कि आप ऑडियंस निकालें, इंटरेस्ट निकालें, एज सेलेक्ट करें, सारा कुछ करें, टारगेटिंग करें, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब मेटा ये कहता है कि यार नहीं, ये काम आपने नहीं करना, ये काम मेरा है, ऑडियंस सेलेक्ट करना, क्योंकि ऑडियंस को मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, प्रोडक्ट को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कंटेंट आप मुझे दें, ऑडियंस मैं आपको देता हूँ, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो विन विन सिचुएशन बन जाएगी। तो आपका जो कंटेंट होता है तो बड़ा इंगेजिंग होता है। आपने जैसे शुरू में भी बताया कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं और उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो वो आइडियाज़ कहाँ से लेके आते हैं? कौन सा ऐसी जगह है जहाँ से भाई वो आइडिया मिल रहे हैं? कहाँ पे जाके वो लोग देखें कि उनको भी वो चीज़ समझ आना शुरू हो जाए और वो एक चीज़ निकल के आना शुरू हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ एक्चुअली गॉड गिफ्टेड। बड़े लोग मुझसे ना यूनिवर्सिटीज़ भी जाता हूँ ना जब सेमिनार पे, तो वो मुझे कहते हैं आपकी मार्केटिंग टीम कौन है, आपकी वो क्रिएटिव टीम कौन है? मैं कहता हूँ यार मैं कल ही हूँ यार, मैं ये आइडिया दे रहा होता हूँ लड़कों को, बढ़िया होकर फिर कहूँगा यार यहाँ से शॉट लें, ये करें यार, अब हम ये करते हैं। तो वो बेसिकली क्या क्रिएटिव साइड के ऊपर एक तो शुरू से इंक्लाइंड भी था। सेकेंड ये होता है कि ना जब आपका गोल, एक पर्पज़ एक आपका सेट हो जाता है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि दिस लाइफ इज़ फॉर मी इट इज़ डेडिकेटेड टू साइकिल मोटर्स ओनली। मतलब ठीक है, फैमिली अलहदा, दीन अलहदा, दुनिया अलहदा, लेकिन ना मैं अपना ना माइंड, अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करता। आई डोंट वॉच पॉलिटिक्स, आई डोंट वॉच क्रिकेट, ठीक है। मैं, आप कभी गूगल ट्रेंड्स पे जाएं, वहां पर हर वक्त मैच ही दुनिया देख रही है। मुझे पता ही नहीं हमारे पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन है या क्या लास्ट मैच किसके साथ हुआ था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा उठना बैठना सोना जीना मरना हर चीज़ जो है ना साइकिल मोटर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है। बेसिकली एक जुनूनियत की हद तक मेरा चलता है। दिस इज व्हाट्स कीपिंग मी कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड फ्रॉम पास्ट 16 ईयर्स। अब जब ये होता है ना तो भाई ख्वाब में भी आइडिया आ जाता है मेरे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं मूवी देख रहे हैं और मूवी के अंदर कोई ऐसा एक कंटेक्स्ट आ जाता है कि आप उसको खुद सोचते हो कि यार अगर मैं इससे रिलेटेबल कोई चीज़ बना लूँ तो वो कितनी मज़े की लगेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे हमारा कंटेंट पहले वो प्रोडक्ट ट्यूटोरियल में होता था, उसमें नो फेस वीडियोस होती थी। नो फेस वीडियोस आजकल इंगेजिंग नहीं होती हैं। लोगों को ना इंगेजिंग वीडियोस चाहिए होती हैं जिसके अंदर पर्सनल टच हो, बंदा खुद सामने हो। फिर जब आप फेस रिवील कर लेते हैं तब आपका कंटेंट ये मैटर करता है कि किस जॉनर से है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डू यू रिमेंबर यूफोन के ऐड कितने इंगेजिंग थे? क्योंकि उन्होंने उस वक्त आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था कि ये जो हमारी आवाम है ना, ये ह्यूमर को और कॉमेडी को और इस तरह की चीज़ों को जो है ना ढूंढ रही है आम जिंदगी में। अब वो जो इतनी मुश्किल ज़िंदगी यहाँ पर हुई है, टफ हुई है, वो बेचारा थका आ रहा घर आया, वो यूफोन का ऐड देखेगा तो ज़रा सा मुस्कुरा देगा। एट द सेम टाइम जो जानरा जोंग का था वो बेकार किस्म का था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जोंग का, जैज का, वो टेलीनॉर का, वो थोड़ा ना हर एक का जानर डिफरेंट था। बट एवरीबडी रिमेंबर्स यूफोन के ऐड, किसी को बाकी एड्स नहीं याद है। नो डाउट उनके क्रिएटिव ऐड होते थे लेकिन डिसेंसी थी, कुछ इस तरह से थे कि बिल्कुल टू द पॉइंट कॉर्पोरेट ऐड जी हमने बनाया। लेकिन यूफोन के ऐड क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमर था, इसीलिए हमने क्या किया कि हमने अपने एड्स, अपनी वीडियोस के अंदर थोड़ा सा ना इंटरटेनमेंट टच इसलिए डालना शुरू किया। इट्स अ नीड। अब वो होगा तो लोग देखेंगे। सीरियस कंटेंट कोई नहीं देखना चाहता आजकल यार, आगे जिंदगी इतनी सीरियस हुई है तो वो क्या सीरियस कंटेंट देखेंगे। थोड़ा सा इंगेजिंग हो, 3 सेकंड रूल आपने रखना है पहला, तो उसके बाद आपकी वीडियो खुद ब खुद वायरल भी होती है। हम कई बार वायरल भी गए हैं, कई बार डेड भी हो जाती हैं। कई वीडियोस ऐसी होती हैं जो बड़ी सिनेमैटिक बनती हैं, बड़ा पैसा लगाया होता है आपने, बड़ा टाइम एनर्जी, प्लॉट बनाया, स्टोरी बोर्ड बनाया,
वो चली नहीं। तो कई बार जब आप वीडियो बनाने की भी कोई जो है आपकी इंटेंशन ही नहीं है और वैसे ही आपने कैमरा निकाला और ये कि यार अच्छा ठीक है, वो चल गई, तो ये आपको खुद नहीं पता होता एल्गोरिदम किस तरफ क्या चीज़ लेके चला जाता है। तो हाँ, हमारी जो वीडियोस होती हैं दैट मेनली टारगेट्स ओनली एंड ओनली ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स। कभी भी कोई इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं होगी मेरी वीडियो, वो इन दी एंड कोई ना कोई सबकॉन्शियस में मैसेज होगा या कुछ, वो प्रोडक्ट ही बिक्री होगी। वरना लोग तो आपको पता ना कुछ भी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, कोई डांस करना शुरू कर देंगे तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है कुछ उस चीज़ का। मतलब हाँ, वो डांस करते हुए प्रोडक्ट बेच दे तो फिर उसको मैं कहूँगा कि यार ये हुई ना बात कि उसने प्रोडक्ट बेची है, पैसा कमाया है, सिर्फ खाली व्यूज़ नहीं लिए। अच्छा साबिक, जैसे आपने बात की कि आप बहुत जुनूनी हैं इन चीज़ों पे, आई थिंक जहाँ पे आज साइकिल मोटर्स है तो ये जो जुनूनियत थी ना, ये बड़ी ज़रूरी थी। अगर ये जुनूनियत ना होती तो शायद उस मुकाम के ऊपर आज नहीं होते। सेकेंडली इस चीज़ के ऊपर मैं भी यही बात कहता हूँ कि यार जो बिज़नेस ऑनर है ना, उसको क्रिएटिव माइंड टूवर्ड्स योर मार्केटिंग होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस ऑनर को के दिमाग में ये चीज़ है कि यार इसकी ऑडियंस कौन होगी, ठीक है, और उसको कैसे ऐड दिखेगा तो वो ख़रीदेगा। तो ये बड़ा एक डेडली कॉम्बो बन जाता है कि एक बिज़नेस ऑनर अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को चला रहा है। अच्छा, खैर एक और मेरी उसमें चीज़ थी कि हमने वेबसाइट की चीज़ों को डिस्कस किया, हमने मुश्किलात को डिस्कस किया, हमने अपने सोशल मीडिया और अब ये कोरियर और रिटर्न वाले टॉपिक के ऊपर हम लास्ट में आएंगे, ठीक है, वो आजकल हमारा बड़ा फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। आज 2026 में अगर कोई सेम कैटेगरी में आना चाहता है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या वो टिप्स हैं या रहनुमाई है, या आप सीधा सीधा मना कर दोगे यार नहीं आओ, और अगर आओ तो ये आपको मुश्किलात आएंगी या ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, इनके सॉल्यूशंस के साथ मार्केट में आओ? पहली चीज़ तो ये है कि जैसे भाई ने कहा ना कि 16 साल का जर्नी है। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आजकल कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी आ गई हुई हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रो की हैं। मैं फॉर एग्जांपल नाम लूँगा चीज़ियस ब्रांड का, ठीक है। अच्छा, एक परसेप्शन और भी होता है, वो परसेप्शन ये होता है कि आपकी एक ब्रांच है ना, आप 8 खोल लो तो आप ब्रांड बन जाओगे, ठीक है, परसेप्शन। लेकिन इसको फॉल करते हुए भी देखा है। वो बेकली, आपको याद होगा, एक था ब्रांड, बेकरी खुली थी, ब्लू कलर का लोगो था, किधर गया? उसने यही सोचा कि यार मैं गोरमे की तरह करूंगा, जलाल सन्स की तरह करूंगा, मैं एकदम से हर जगह के ऊपर खोल दूंगा, लोगों खुद ही परसीव करेंगे ये एक ब्रांड है। भाई, ब्रांड चलाना भी एक काम होता है, आपको डिलीवर करना पड़ता है, वो नहीं कर सके। अब बात ये होती है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना आज के दौर में, तो भाई आपके लिए स्काई इज द लिमिट, पैसा आप छाप लोगे, कोई ऐसा मसला नहीं। आइडिया आपका कमाल किस्म का होना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है, रोज़ नए आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, नए आइडिया समझने को मिलते हैं। हाँ, इस जगह पर ना अब वो जो अब कार इंडस्ट्री अगर बात करें, देखिए दुनिया में पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में 2nd नंबर के ऊपर ऑटो इंडस्ट्री सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें से आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे आप इम्पोर्ट में करना चाहते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देखें, अगर एक कोई 2nd नंबर के ऊपर इंडस्ट्री आ रही है तो उसका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। तो 100 बिस्मिल्लाह आओ, ज़रूरी नहीं है कार एक्सेसरीज में आओ, पार्ट्स में आ सकते हो, हर एक का रुझान डिफरेंट है। फिर मैं क्या कहता हूँ, वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता। अब बात यह है कि यहाँ पर जो है कई बार जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऊपर से लग रही होती हैं कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, अंदर से ऑपरेशंस चैलेंजेस वो कितने ज़्यादा होते हैं ये अगलों को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स का काम है, व्यू ब्लॉक हो गया भाई। परफ्यूम्स फॉर एग्जांपल आप देख लें, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री पाकिस्तान में 2 से 3 सालों के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है, स्काई रॉकेट गई है। अब आप ये समझें कि मैं खुद परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि मुझे उसमें पोटेंशियल नज़र आया। तो पोटेंशियल तो भाई किसी भी लाइन के अंदर है पाकिस्तान में। आप मुझे बस ये बताएं डाइंग इंडस्ट्री है कौन सी यहाँ पर? सारा कुछ तो चल रहा है, बस उसको थोड़ा सा मॉर्फ करने की जरूरत है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा नई शक्ल देने की जरूरत है। अब मैं उस दिन सोच रहा था कि इस मॉडल पे कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा। एक ऐसा आइडिया, व्यूअर्स शायद, मेरा ख्याल है शायद उनमें से कोई समझदार बंदा कर ले। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले कितने लोग हैं, कितना बंदा करता है, और आपके पास वेबसाइट कौन सी है? जस्ट नेम इट, नाम बताएं मुझे वेबसाइट का जहां पर रियल एस्टेट आपको दराज की तरह मिले, जहां पर प्लॉट आपको दराज की तरह मिले, बताएं कौन सी है, नाम लें आप। ज़मीन जमीन, आपको जमीन के ऊपर कहां पर नक्शा होता है प्रॉपर?
भाई पिन पॉइंट टक करके दिखाया, उसका 3D एंगल बने, उस जगह की लोकेशन है। ऐसे कभी है भाई मुझे कोई प्लॉट देखना है, मुझे कोई शॉप ढूंढनी है, कुछ है, किसी बंदे ने गूगल मैप के साथ इंटीग्रेट ही नहीं किया हुआ है, अपना एक स्टैटिक सा मैप लगा दिया कि ये इस जगह के ऊपर लोकेशन होगी। क्या ऐसी प्राइवेसी है भाई? किसी ने रियल एस्टेट पे ये काम नहीं किया भाई। मैं कहता हूँ ड्रोन शॉट्स लें, 3D उसका बनाएं, उसके बाद यार बंदा जो होता है ना, सोचे मैं वेबसाइट के ऊपर गया हूँ और मेरे सामने कोई 100 प्लॉट आ रहा है, हर एक की प्राइस मेंशन्ड है। प्राइस बेसिकली टेंटेटिव लिखते हैं बेशक आप कि चलो निगोशिएबल है या नहीं है, जिस तरह गाड़ियां यार लिस्टिंग होती है, ठीक है, पार्क व्हील्स के ऊपर गाड़ियों का क्लासिफाइड ऐड चल रहा होता है, आपने खाली एक ज़मीन.com लिखा हुआ है और अंदर कॉल फॉर डिटेल्स हिडन क्यों रखा हुआ है? चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करना सीखें। जब आप ट्रांसपेरेंट करेंगे ना, उसको खोला मैंने और सामने जो है ना एकदम से वो प्लॉट आ गया और वो 360 डिग्री के ऊपर मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ, मैं राइट लेफ्ट देख सकता हूँ, यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ पर जरा करीब कोई स्टोर भी है, ये कमर्शियल इसके सामने है, ओके गुड। नहीं तो मैं उस तरह आपने कभी गूगल स्ट्रीट व्यू यूज़ किया है? सर बिल्कुल ठीक है। आप जो है आज भी उन्हीं तस्वीरों के ऊपर फंसे हुए हैं। मतलब हमारे पास मुल्क में कोई इंजीनियर ऐसा है ही नहीं, ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं है कोई ऐसा कि जो कि गूगल स्ट्रीट व्यू की तरह हम लोगों को पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट का बना के दे दे कि यार आप जाओ, ये प्लॉट भी है फॉर सेल, ये आगे लिखा भी आ रहा सोल्ड, ठीक है। मतलब आपको रियल टाइम VR वाला जो है वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपको मिल जाए एक्सपीरियंस। काम ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सेक्टर, अरबों रुपया कमाते हैं यार, ये नहीं कर सकते। बेसिकली जो चीज़ है ना, यहाँ पे हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है कि यार साइकिल मोटर्स के कार एसेसरीज बिक रही हैं, शालमी जाओ एसेसरीज लेके आओ, उनकी तस्वीरें उठाओ, वेबसाइट बनाओ और बेचो। सर इसका कसूर मैं आपको बताता हूँ किसका है। कसूर पता किसका है? जो लोग कहते हैं कि यार आप ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा मतलब, लेकिन होता क्या है कि वो कहते हैं कि जनाब आप चाइना में हो रहा है तो तुसी ये मशीन मंगवाओ तो तुसी काम करना शुरू कर दो, कॉपी करो जी। यार नहीं भाई, ब्रेन आपने ट्रेन कर रहे हैं कॉपी करने के लिए, आप ब्रेन बनाओ इंजीनियरिंग वाला, इन्वेंट करने वाला, डेवलप करने वाला। आप ब्रेन बना रहे हो कि यार ये आइडिया बड़ा वहाँ पे USA में चल रहा है तो जी पाकिस्तान के अंदर भी करो जनाब, कॉर्न डॉग्स बेचना शुरू कर दो। कहने का मकसद ये होता है कि आप कॉपी करना क्यों सिखा रहे हो? ये जो मैंने बताया ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, लेकिन दुबई के अंदर रिसेंटली मैंने देखा, 1-2 एड्स मेरी आंखों के सामने गुजरे हैं, अमेजिंग शॉट्स उन्होंने लेके उसको बाकायदा उस तरह किया कि अगर यहाँ पर बिल्डिंग बन जाती है तो ऐसे होगा, ये होगा। क्या बात है, क्या बात है। वो आवाज़ नहीं आएगी। तो बेसिकली क्या है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन माइंडसेट की बात है ना, जब आप सिर्फ छापा मारने का सोच रहे होंगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं और सकते। इसमें इस सिर्फ स्पेसिफिक इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने एक डीलर से पूछा भी था, अच्छा दोस्त है यार, ज़मीन पे हम मैं समनाबाद में प्लॉट देख रहा हूँ, मकान देख रहा हूँ, और उसने गुलबर्ग या उसने बैरिया टाउन की किसी घर की तस्वीरें उठा के लगाई हुई है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे। आप उसके पास जाओगे तो रजिस्टर खोलेगा, यार ये अवेलेबल है, आप दिखाओ, ठीक है। तो ज़मीन वगैरह पे सब जगह ऐसे हो रहा है। अच्छा, उसने एक मज़े की बात ये बताई, उसने बोला यार हम अगर उस मकान की असल तस्वीरें लगा दें या प्लॉट लगा दें ना, तो यार उस पर सबसे पहला चांस होता है कब्जे का, यार ये प्लॉट इसका है, ये इधर है नहीं, ये मसला है, इस पे कब्जा कर लो। सर मैं एक वैसे आपको छोटा सा इसका जवाब देता हूँ। मैं एक दिन वो सुनील मंच की बात सुन रहा था। सुनील मंच ने ना अपना बता रहा था कि पार्क व्हील्स जो है बेसिकली उसने बहुत से डीलर्स जो थे ना, कार डीलर्स या कार शोरूम्स वाले, वो बेसिकली क्या होता था, उनके पास ही जाना पड़ता था लोगों को। लेकिन उसने जब क्लासीफाइड बनाया तो डायरेक्ट कस्टमर वहां पर चीज सेल कर रहा था, मिडिल पर्सन का काम कम हो गया हुआ था, ट्रांसपेरेंट थी चीजें, हर चीज के अंदर लिखा हुआ था, गाड़ी में ये चक्कर है, वो चक्कर है, ये है, ऐसे वैसे है। सो बेसिकली क्या किया था कि लोग पहले अखबार में ऐड दिया करते थे, अब वो वहां पर लिस्टिंग करना शुरू हो गए। भाई रियल एस्टेट भी ऐसी है, आप इस तरह का कॉन्सेप्ट कहेंगे कि जी कब्जा हो जाएगा तो भाई फिर गाड़ियां भी चोरी हो सकती थी, आपने लगाया था। तो मकसद करने का ये है कि यार देखिए, इवॉल्व करना मकसद होता है। जो शोरूम वाले हैं उन्होंने, अगर कोई ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ियां बिकना बंद हो गई हैं, आज भी वो कई लोगों की मेंटल सेटिस्फेक्शन वहीं पे गाड़ी खड़ी करके सेल करने पे होती है, बाइंग सेलिंग चल रही होती है पूरे पाकिस्तान में। तो ये रियल एस्टेट भी उसी तरह चलती रहेगी। लेकिन क्या है कि अगर कोई बंदा एक नई चीज लेके आता है, यस इट विल बी वेरी इंपैक्टफुल। उसके अंदर बहुत बंदा होगा जो लिस्ट करेगा, उसका क्राइटेरिया होगा कि अगर आप रजिस्टर करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारी वेबसाइट पर लिस्ट करने की, 2000 रुपया लगेगा, मेरा वीडियोग्राफर आएगा, ड्रोन शॉट बनाएगा आपके प्लॉट का, उसी को हम 360 में कन्वर्ट करेंगे, आपकी लिस्टिंग के अंदर वही चीज सामने आएगी और वो एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा होगा। उसके अंदर ये नहीं कि आपने कोई किसी और घर की लगा दी, किसी और की कर दी। लोग कहेंगे यार ठीक है यार, फटाफट वहां पे बायर, मेरे जैसा बंदा जो है ना, जब उसे कहीं पे किसी दूसरे शहर में एक्सपेंशन करनी होती है ना, तो भाई मेरे पास कोई टूल नहीं है कोई शॉप देखने का, उधर का लोकल प्रॉपर्टी डीलर ढूंढना पड़ता है जो कि लिस्ट बताएगा कि कौन सी दुकान बराए फरोख्त या दुकान बराए रेंट है। मेरी वो डिपेंडेंसी उसके ऊपर रहेगी।
Yes, मुझे इंडिपेंडेंट होना है किसी तरह। सही। साथ भी आपने परफ्यूम के ब्रांड का बताया, तो ये आइडिया क्यों आया, कैसे आया, और क्या लगता है कितनी सक्सेस उसमें मिली, क्या चैलेंजेस आए, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। सर अगर आप सऊदी अरब जाएं, दुबई जाएं, उधर कोई भी आप शॉपिंग मॉल में जाएं ना, तो आपको 500 परफ्यूमरीज वाले लोग मिलेंगे और बंदा ऊद बिल्कुल बेच रहा है, ये बेच रहा है। तो वहां जाके आपको एक सेकंड के लिए रियलाइज नहीं होता कि यार यहाँ पे ये बेची जा रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं बिक रहा इतना ज़्यादा। तो क्या हुआ कि फिर जब मैंने देखा तो यहाँ पाकिस्तान में हर लोकल लेवल के ऊपर लोगों ने किया, और उसमें लोकल लेवल के ऊपर सेंट्स एंड स्टोरीज वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। उसने अब फिजिकल आउटलेट्स भी बनाना शुरू कर दी। कहाँ 2-3 परफ्यूम से स्टार्ट किया था, उसका जर्नी भी बड़ा प्यारा है। उसने भी जो है वो, मैंने खैर बहरहाल मैं सुना नहीं, मिला भी नहीं कभी, बट यू नो यू गेट इंस्पायर्ड बाय जर्नीज। अगर कोई आपके जैसा मिलता जुलता साद भाई, छोटे लेवल से जो है वो उठ के, उनका नाम भी साद है। अच्छा उनका नाम भी साद है, अच्छा यानी सर, सारे के billion- सारे बड़े हार्ड वर्किंग है भाई। बिलियन अभी एक और साथ भी मुझे मिला था बिलियन यार। क्रॉस कर चुके हैं सेल्स में, एंड ई माशाल्लाह। कॉमर्स से ही जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन ई कॉमर्स से रिटेल। काफी अच्छे सर माशाल्लाह। देखे ना, उन्होंने सिंपल टारगेट किया। उन्होंने कहा कि यार परफ्यूम निकालो लॉन्ग लास्टिंग और परफ्यूम निकालो सस्ता। बात यह है कि जब आप, किसको नहीं पता परफ्यूम बनता किस तरह से है। बात यह, परफ्यूम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। परफ्यूम जब आप बना लेते हैं तो आप उसके बाद देखो कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, सो वाई पे हायर प्राइस। अच्छा अब ऐसा नहीं है कि भाई क्रीड इवेंटस कोई यूज़ नहीं कर रहा यार, वो एक क्लास अलग है। दे डिड नॉट टारगेट दैट क्लास। उन्होंने टारगेट किया है यार वो मिडिल क्लास पर्सन जिसको सिर्फ तोहफे में आते थे परफ्यूम, कभी कभी जो शादी पे उसे मिला था और वही चला रहा है वो। उसने कहा भाई हमसे 1500-2000 का परफ्यूम खरीदो, रोज लगाओ, ठीक है। ये था कि लोगों को पसंद आया, उन्होंने मंगवाया। मैंने क्या किया, मेरी तो ऑलरेडी एक लाइन है गाड़ियों के परफ्यूम्स में, मैं बना ही रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी के परफ्यूम्स में मेरे पास वुड पहले आया, फिर उसके बाद ऊद वुड आया, फिर उसके बाद जेल वाले परफ्यूम्स थे, एसी वेंट वाले थे, हैंगिंग वाले थे, कार्ड वाले थे, सारे परफ्यूम्स मैंने कवर कर लिए। मैंने कहा पीछे क्या रह गया वो, मैं कहा एयर फ्रेशनर्स रह गए हैं, लिक्विड वाले रह गए हैं। अब ये मैंने बॉडी परफ्यूम्स निकाले, वो माशाल्लाह टिका के चल रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे मुल्क में ना थोड़ा सा लोग ना कह लें कि ब्रांड कॉन्शियस है। फॉर एग्जाम्पल दे नीड एन इम्प्रेशन ऑफ शिनेल, दे नीड एन इम्प्रेशन ऑफ गुची फ्लोरा, दे नीड एन इम्प्रेशन ऑफ क्रीड इवेंटस इसी में आपके, या फिर सबसे ज़्यादा स्वाज, ठीक है। अब हर दूसरा बंदा ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़ा है कि यही टॉप सेलिंग है। और आजकल तो वो भी चल रहा है, शाहरुख खान ने कहा है कि जनाब वो जी मैं 2 परफ्यूम का मिक्सचर लगाता हूँ, हमारे पास शाहरुख खान वाला परफ्यूम आ गया। यार पता नहीं यार, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वो बिल्कुल की खुशबू ऐसी है जिस तरह वो पत्ते आफ्टर शेव वाला नहीं होता, और इस तरह कुछ शाहरुख खान वाला परफ्यूम ना, मैंने कोई 2-3 हाउसेस के अलग अलग ट्राई किए हैं, बिलीव मी सबकी स्मेल अलग है। वो दोनों चारों आपस में नहीं मिल रहा। सर बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं मैं आपको, आप आज निकलें। सॉरी साद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पहली बात यह है, शाहरुख खान से कोई मिला नहीं है, किसी ने स्मेल नहीं किया कि वो क्या है, तो किसी को पता ही नहीं है। ये एक्चुअली उसी तरह से है जिस तरह से आपने बात की कि भाई कोई चाइना गया ही नहीं है, सबकी अपनी परसेप्शन है यहाँ बैठे। सर तो ये भी वही concept- हमने वो परफ्यूम नोट्स जो हैं वो कॉपी किए हैं, मतलब वो एंड पे ही होता है। एनीवेज यार जस्ट फॉर फन ये शुगल था। असल में क्या था कि ना, मैं आपको बताता हूँ मजे की सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। आप बॉटल लेके आए, उसके अंदर डालें आप चार्ली का परफ्यूम, और उससे किसी को भी दें कि यार ये मैंने गुची फ्लोरा डाला हुआ है इसके अंदर, या फिर मैंने इसके अंदर जो है वो क्रीड इवेंटस डाला हुआ है, उसने कभी सूंघी ही नहीं है, वो कहेगा हाँ यार ये वही है। अच्छी खुशबू है भाई। उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस लेवल के ऊपर जाके वो सेम है कि नहीं है। यार वो पागल तो नहीं है ना यार, 80-90 हज़ार का है तो इसमें फ़र्क तो आएगा ना। हाँ वो क्या होता है कि इसके अंदर भी बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बता रहा था ना कि जो परफ्यूम होता है ना वो टेस्टिंग बड़ी डिफरेंटली होती है। आजकल आप लोगों को पता होगा कि कोई कहेगा हमारा 24 घंटे चलता है परफ्यूम, दिस इज अ मिथ, ये झूठ This है is मेरा। total हो gimmick। ही नहीं सकता, एक परफ्यूम कैसे इतना चल सकता है? वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। हर बंदे का परसीव करने का तरीका गलत है। वो कहता है मैंने परफ्यूम लगाया, अगले दिन मैंने कपड़े सूंघे, अभी तक परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तो 24 घंटे चल गया ना, ठीक है। तो वो बेसिकली ये कहेगा जब तक धो ना कपड़े तब तक खुशबू जाती ही नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ऑयल की मिकदार ज्यादा कर दी है, वो रहेगा कपड़ों में लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगा। हम जितने फासले पे हैं ना, मैं चैलेंज देता हूं अगले दिन वो कह दे कि तेरे पास से यहां तक स्मेल आ रही है, नहीं आएगी। 6 to 7 आवर्स और 8 आवर्स मैक्स, दिस इज द लास्टिंग ऑफ अ परफ्यूम। अगर आप इससे ज्यादा एक्सीड करना चाहते हैं, नेचुरली वो बड़े बड़े ब्रांड्स क्या 50-50 की रेशो नहीं डाल सकते थे ऑयल एंड एसेंस वो केमिकल्स की। प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्टैंडर्ड है कि कैसे वो एयर में डिसॉल्व होगा, किस तरह से इवेपोरेट होगा। आप रूम में एंटर होते हैं तो अगले को खुशबू आए, ना कि सिर्फ आपको आए। ये इसका मैं एक बड़ी एक लॉजिकल आपको जो है ना एग्जांपल देता हूँ। जे डॉट के परफ्यूम्स के अंदर ऑयल ज्यादा है, वो आपके सर पे चढ़ जाती है क्योंकि आपके पास से खुशबू आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, ठीक है। मसला ये है कि वो वाली खुशबू लोग समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा नहीं होता है। आपकी सटल डिसेंट नॉर्मल
यू शुड स्मेल गुड, दैट्स इट। ना कि आपके पास से इतनी खुशबू आ रही है। वैसे भी जो है ना, लोग इम्यून हो जाते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में इम्यून हो जाते हैं। आपको फ्रेगरेंस नहीं आ रही होती है, अगले को आती है। तो हमेशा जो है एक परफेक्ट रेशियो जो है वो ढूंढनी होती है, चाहे वो एडी टॉयलेट लें, एडी परफ्यूम लें या परफ्यूम लें, आप हर तरह की कैटेगरी है। तो बहरहाल हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स में ये है कि हमने क्या किया, हमने भी इंप्रेशंस दिए हैं। क्योंकि क्या करें, हमने मार्केट फॉलो करनी है ना। कस्टमर है, वो कहेगा यार मुझे इसी में आके बहुत पसंद है, तो उसे इससे में आके वाला परफ्यूम मिलेगा। तो ये फॉलो करना ज़रूरी था। हाँ, ये चीज़ें इनके साथ इन बिटवीन, ऐसा नहीं कि मैं अब चुप कर गया हूँ कि हाँ जी बस यही चल रहा है, ठीक है। अब अपने 3 ऐसे लॉन्च करेंगे परफ्यूम्स जो कि कोई मिक्सचर होगा शाहरुख खान जैसा, ठीक है। नहीं, हम शाहरुख खान वाला नहीं, हम दीपिका वाला निकालेंगे कोई। कमाल, नाम पे भी ना सेलिब्रिटी के जो है ना वो बिक रहा है। अच्छा साद भाई, मैं वैसे तो माशाल्लाह हमारे पास जो गेस्ट आते हैं और सबकी बातें बहुत मज़े की होती हैं। आज जो आप बातें कर रहे हैं ना, यकीन करें ये हज़ारों रुपए दे के ना जो कोर्सेज हम पढ़ते हैं ना कि यार ये प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट का ये कंटेंट वो, फिर उसको किस तरीके से आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यकीन करें वो हज़ारों लाखों रुपए जो कोर्स में लगा के जो सीखते हैं ना, आज उन सारी बातों को आपने माशाल्लाह से वो इस 40-50 मिनट की जो पॉडकास्ट है ना अभी तक की, उसमें समेट दिया। तो अच्छा, एक और दूसरी बात ये कि अच्छा आपने जैसे बताया कि आपने एक्सपेंड भी किया और वो सारी चीज़ें की। हम कोरियर्स की तरफ आते हैं, वो जो एक हमारे मेरे दिल के करीब बहुत, क्योंकि ऑपरेशंस और वो सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ। तो आपका चूँकि प्रोडक्ट्स का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होता है, बल्कि प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑब्वियसली उनका जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होता होगा। तो COD के ऑर्डर्स को आप किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि एक अमाउंट से अगर ऊपर चला जाता है तो वो कैश हैंडलिंग और उसका थोड़ा मसला होता है। और दूसरा, जो कोरियर्स रिटर्न लेके आते हैं उनके साथ कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं? क्या आपने उनके साथ इस तरह कोई फार्मूला निकाला हुआ है कि यार मेरे रिटर्न जो है ना वो कंट्रोल रहे? सर कहते हैं ना कि ट्राई करने से आपको चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर ही आप जो है वो आगे सक्सेसफुल होंगे, कई बार फेलियर्स भी होते हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी नोज देयर इज़ अ ओवरलैंड एंड ओवरनाइट सर्विसेज, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे बम्पर्स हैं तो वो ओवरलैंड में जाएंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली बाय रोड होती है। और ओवरनाइट जिसे को कहा जाता है वो बेसिकली आपकी बाय एयर शिपमेंट्स होती हैं, आपने कराची भेजी या कहीं हुए, तो कई बार बाय रोड भी होता है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ना एक फ्लैट रेट रखा हुआ है, 100 रुपया शिपमेंट, 100 या 150 रुपया, 100 है ना हमारा फ्लैट रेट है। शिपिंग पहले फ्री थी। फ्री शिपिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई कोरियर हमें फ्री दे रहा है, फ्री मतलब कि हम बर्डन बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। और वो क्या होता है कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आप 1000 रुपये की चीज़ ले रहे हैं और 100 रुपये ऊपर दे रहे हैं, तो 1100 की आपको कॉस्ट कर जाएगी। कोई और स्टोर 1200 लगा के फ्री शिपिंग दे रहा है, तो वो भी वहीं पर ही है, वो भी वहीं पर ही है, ठीक है। वो महंगा है या सस्ता है, सेम है एक तरह से। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने फ्लैट रखा हुआ है, लेकिन कस्टमर तक जो भी प्रोडक्ट बाय वेट, चाहे 2 किलो की है, 5 किलो की है, 10 किलो की है जा रही है, वो 100 ही देगा, बाकी मैंने बेयर करना है, क्योंकि कन्वीनियंस देनी है। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर इतना मार्जिन है कि आप बेयर कर सकते हो तो आप ये बेयर करो, अगर नहीं कर सकते तो उसको ऑनलाइन शिप ही ना करो। फिर दूसरा क्या होता है कि रिटर्न जो मर्जी कर लो, 11-12% आपकी रहेगी। पता नहीं आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, इतना ही है। अब इसके अंदर फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। अच्छा, हमारे कम है। अच्छा, वो इसलिए कम है क्योंकि हम लोग फॉलो अप रखते हैं। मार्केट 15 से 20% ऊपर चलता है। नहीं, एक रीज़न ये भी आपकी कम की रीज़न भी ये है क्योंकि देखें आपकी जैसी प्रोडक्ट मिलती नहीं, अब मैक्सिमम उस मुझे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ का एक ब्रांड है, साइकिल मोटर्स का एक नाम है, तो वो कंटेंट आप इतना स्ट्रांग बनाते हैं, मैं वापस करना ही नहीं चाहता। ये 11% में से कोई मेरे ख्याल है आधी परसेंटेज कोरियर की वजह से होगी, बाकी आधी वही होंगे जो बेचारे घर अवेलेबल नहीं थे, वरना कोई वापस नहीं। मेरा ख्याल है लोग अपने घर वालों पर शायद इतना, मर्द की बात करूँगा, लोग की नहीं, मर्द अपने घर वालों पर शायद इतना स्पेंड नहीं करता जितना वो गाड़ी पे करता है। तो इस वजह से वो उसने मंगवानी अनलेस और अनटिल उसको कहीं और से मिल गई या उसने जल्दी में ले ली। सर, डू यू नो द परसेंटेज ऑफ सेल रिटर्न वी हैव? 0.5% सेल रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। मतलब कि कोई लेने के बाद वापस नहीं If he is not satisfied, he can return within 7 days. It's 0.5%. 0.5%, ठीक है। हाँ, डिलीवरी फेल बहुत ज्यादा है। डिलीवरी फेल क्यों है? इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व है ना। मेरा ख्याल है ये शायद टॉपिक बहुत बार हो भी गया होगा डिस्कस। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोरियर एंड के ऊपर क्या होता है कि अगर वो किसी रीजन में गया है, वहाँ पर पड़ा हुआ है उनकी फैसिलिटी के अंदर, हो सकता है कि उनका राइडर गया ही नहीं है, ठीक है। वो बाहर धूप निकली हुई है, लू चल रही है, गर्मी बड़ी है, बारिश बड़ी है, उसने जो है कहा यार मैं नहीं जाता, क्या 25 रुपये मुझे मिलने हैं यार कमीशन, इसको दे के आने में, यार दफ़ा करो यार, मैं यहीं बैठा हूँ, इसको भेजो वापस कर। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर,
कई लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि आपका एक बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देना अगले के लिए कॉस्ट फैक्टर है। आप तो कहते हो ना यार ओके यार मूड चेंज हो गया यार, चेंज ऑफ माइंड हो गया यार। ये चेंज ऑफ माइंड जो होता है ना, अगले को 200-250 रुपए की ठोक रहे हैं आप, और इसका सवाल आखिरत में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। ये देखिए, दिस इज स्ट्रेटली Loss कमिंग आप दे रहे हो ना किसी को। फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, अभी फ्रॉम अ ब्रांड ओनर। ये एक डायरेक्टली उससे जो है ना ये चीज आ रही है, कस्टमर बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखता। गुनाह कबीरा है भाई, बात सीधी सी बात है। आप किसी बंदे को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हो, दानिस्ता तो साथ में इसमें सिर्फ 200-250 रुपये कोरियर के नहीं है। मेरी वो प्रोडक्ट जो कि शायद 10,000 रुपये की है, आपने नहीं खरीदी, वो कोई और खरीद सकता था। वो 8-10 दिन के लिए प्रोडक्ट बुक भी हो गई। हम उस फैक्टर को साइड पे कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे फिर मार्केटिंग का नुकसान है, फिर आपके ऑपरेशंस के नुकसान है। तो एक प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ कोरियर के चार्जेस नहीं है, आप इसमें बहुत सारे नुकसान आप समझें कि अगर चार्ज 100 रुपया कर रहे हैं और जब वापस आता है ना तो तकरीबन 700 रुपया ठुक गया होता आपको। ठीक है, प्रोडक्ट डैमेज हो गया तब भी आपका है। अगर आपका कस्टमर है उसको मिला डैमेज तब भी हमारा है। अब ये ब्रांड को करना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की वीडियो मेरे पास है, कहते हैं तो मैं प्ले भी कर देता हूँ कि कस्टमर फीडबैक आई है कि जी मुझे टूटा हुआ वो मिला था पार्सल, लेकिन साइकिल मोटर ने कहा इसको फेंक दो, मैं नया बेच रहा हूँ। और हमने किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो मेरे काम की भी नहीं है वापस मंगवाना, और दूसरा कोरियर कंपनी ने किधर क्लेम्स देने, कहाँ वो आपको पेंडिंग ही छोड़ देंगे, मंगवाने में पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा। अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये डिस्कशन जो हो रही है ना, ये ज़रा आपको सीरियसनेस बताता हूँ चाइना में क्या है। क्योंकि मैं चाइना को इसलिए रिलेट करता हूँ, मेरा बहुत चाइना चक्कर लगता है भाई। वहाँ पर मैंने एक पार्सल मंगवाया, उनकी ट्रैकिंग आईडी मुझे आई। उस ट्रैकिंग आईडी को क्लिक करते साथ ही, जैसे आप फूड पांडा का नहीं राइडर आ रहा होता इस तरह करके, आपका ट्रैकर लगा हुआ है जैसे पार्सल को, वो पार्सल को ट्रैकर नहीं लगा हुआ था। बेसिकली वो क्या था कि अगर उसने आपके वेयर हाउस से उठा के फैसिलिटी तक जाना है ना, एंड इट टेक्स एवरेज ऑफ 25 मिनट्स, तो उसने ऐसी एक ना इंडिकेटर दे देना कि वो जा रहा है, अभी असल में नहीं जा रहा। उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, उसकी गाड़ी का ट्रैकर जो है ना बेसिकली वो आपका पार्सल बता रहा है कि यार वो स्कैन हुआ और वो पार्सल जो है वो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, और फैसिलिटी में आ गया। अब वो फैसिलिटी में पड़ा हुआ है। फैसिलिटी से अब नेक्स्ट अगर वो जा रहा है, किसी फ्लाइट पे जा रहा है या कहीं पे जा रहा है, भाई उस फ्लाइट रडार के ऊपर आती है ना फ्लाइट रडार, उन्होंने वहां से फेच करना शुरू कर दिया डेटा कि आपका पार्सल यूं आ रहा है, यूं जहाज के ऊपर। ठीक है, उन्होंने इम्बेड कर दिया ना चीजों को। अच्छा, अब जब वो पहुंचा, अब वो लोकल राइडर है, उसकी बाइक के अंदर भी ट्रैकर लगा हुआ है। यार आई कुड सी माय पार्सल 24/7, वो किधर है किधर नहीं है। उसने लास्ट लोकेशन अगर फैसिलिटी में थी तो वो वहां पे ही रहेगा। जैसे ही मूव होना शुरू हुआ, वो पार्सल कहाँ कहाँ जा रहा है यार मुझे पता था। वो मेरे तक जब आया है ना, तो मैंने एकदम से पार्सल रिसीव किया। वो मैंने पार्सल जो है ना, अच्छा वो क्योंकि वहाँ चार्ज बैक्स नहीं होते ना, तो कार्ड जो है वो चार्ज लोग ज़्यादा करते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर तो माशाल्लाह चार्ज बैक्स ही इतने ज़्यादा हैं कि कैश ऑन डिलीवरी पे ट्रस्ट है कस्टमर का। अच्छा, फिर वहाँ पर ओपन बॉक्स भी चलता है, क्योंकि वहाँ पर लोग बेईमान नहीं है, ओपन बॉक्स कर लेते हैं। वहाँ पर वो खोलते हैं, वो देखते हैं हाँ चीज़ ठीक है, ओके ये मतलब फॉर एग्जांपल ये रिटर्न करना है या नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहेगा। अगर शिपमेंट एक्सेप्टेड है तो उसका फौरन टक करके एक्सेप्ट आएगा और फौरन टक करके फीडबैक आएगा। जैसे फूड पांडा का नहीं आता, वो स्माइल्स बनी होंगी, स्माइली बने होंगे, सैड फेस होगा। आपने राइडर को या कोरियर को, जिसको भी आपने रेट करना आप करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर वो गलत चीज़ आ जाती तो पाकिस्तानियों को लगता है कि वो शायद रेटिंग बनी हुई है सेलर की, वो रेटिंग कोरियर की है। वो उन्होंने कोरियर को रेट करना है कि कोरियर कितना एक फास्ट मेरे तक लेके आया। यार इतनी ऑटोमेटेड कोई टेक्नोलॉजी कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है टेक्नोलॉजी? क्यों नहीं कर रहे लोग? यहां पर क्यों नहीं हो रहा? कोरियर कंपनी बेसिकली इसी में खुश है कि 500 पार्सल आया है और उसमें से 100 वापस कर दो। एग्जैक्टली, भेजो ही ना आगे। परसेंटेज बनाइए यार ये ना। वो वाली बात है, एक ये वो वाली percentage बात है भाई। आपने मुझे, मैं राइडर हूं, आपने मुझे कहा कि यार ये पार्सल दे आओ, ठीक है, आपने मुझे 200 दिया। मैंने कहा यार वहां तक जाने का तो 150 पेट्रोल लग जाएगा, दफा करो यार, यही बैठे रहते हैं साइड पे चाय पीते हैं और ला के आपको वापस कर दूं कि यार उसने लिया नहीं, मेरे तो 250 दो। यही हो रहा है असल में, तो यही हो रहा है भाई। अगर आप 100% उसके ऊपर फॉलो अप रखें, मजाल है कि कोरियर के ऊपर ब्लेम आए। हाँ, अब कस्टमर भी रिफ्यूज करता है, उस चीज को आप नहीं कर सकते ना कुछ। अब वो मैंने पहले बोल दिया आखिरत पे डाल दिया हमने कि मैंने आखिरत पर डाल दिया हुआ है कि यार बाय नाउ क्लिक करते हुए भाई 10 बार सोचना। लिख रहे अल्लाह की कसम मैं ये वापस यार मैं पार्सल बस ये जो फैक्टर्स है ना, ये रिटर्न के, ये हमारे असल में 10-12% इस वजह से हैं क्योंकि हम रेगुलरली फॉलो अप में रहते हैं। कई बार कस्टमर शोर मचा रहा होता है, 3 दिन हो गए, मेरी तो फ्लाइट थी, एक तो हर एक की फ्लाइट होती है, ठीक है, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, पार्सल जो है वो पहुंच नहीं पाता उस तक। ये प्रॉब्लम्स आती हैं अनफॉर्चुनेटली। इस मुल्क में ऐसा है निज़ाम के 2, 4, 5 के अलावा हमारे पास कोई है नहीं। जो छोटे लेवल के हैं उनसे घबराहट होती है, बड़े बिजनेसेस को काम करते हुए कि इतना कैश
आप दोगे तो यार लेके दिवाली ना हो जाए, कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसी। साथ भी क्या आप पैगाम देते हैं यूथ को? बहुत सारे लोग हैं, हमें हर वक्त बस एक ही मैसेज आ रहा होता है, यार मैंने ब्रांड यूथ को पैगाम देना, यूथ को पैगाम देने से पैगाम पे अमल नहीं हो जाएगा ना, मसला नहीं नहीं ये है। इंशाल्लाह सर बहुत ज़्यादा अमल करने वाले हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज बल्कि ईमेल आई यार एक बंदे की, और ही वाज सेइंग कि मैं टीवी चैनल में पहले काम करता था, मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटी। तो पैसे भी हैं, करना भी चाहते हैं। अच्छा बहुत सारे मतलब ऑडियंस ना हर किस्म की है, यूथ भी है। सर मैंने तो 3 टीयर्स के अंदर ना कस्टमर को अपने डिफाइन किया हुआ है। 80 to 85% मेरा जो है ना सीरियस बायर है, जो कि साइलेंट हैप्पी कस्टमर, ठीक है, जो कि आता है, चीज़ उठाता है, क्वालिटी की प्रोडक्ट है, उसे पता है यार मैं सेगल मोटर से ले रहा हूँ, ब्रांड से ले रहा हूँ। 10 to 15% जो है ना वो है कह लें कस्टमर जो कि जिसके लिए प्राइस मैटर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्राइसिंग ओरिएंटेड होते हैं लोग जिनके लिए प्राइस चाहिए, ठीक है। और 5% जो होते हैं ना वो केओटिक कस्टमर होते हैं, जो कि हर बिजनेस के अंदर होंगे, हर बिजनेस के अंदर। पैसे कम देने हैं और एक्सपेक्ट ज़्यादा करना है। नहीं सर, जहाँ पर ईगो आ जाती है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, क्योंकि आप लोग क्योंकि ऑनलाइन का करते हैं ना सर, आप कभी ऑफलाइन के काम में पड़े नहीं है। ऑफलाइन के काम में पड़े तो चैलेंजेस आपको पता चलेंगे कि हर बंदा अपनी ही एटीट्यूड और ईगो के अंदर है। वो कहेगा यार, क्योंकि बिकॉज वी आर अ वेरी प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस इन अ बाजार मार्केट, बाजार ओरिएंटेड मार्केट, सो पीपल ट्रीट अस लाइक अ बाजार। आप जो मर्जी कर लो, वो कहते हैं ओ मैं बाद ही पैसे देने ने, पहले काम होएगा फिर तो पता चलेगा, फिर मैं वेखांगा। होता है हमारे साथ, लेकिन कई मैंने बताया 85% कस्टमर अच्छे हैं, पढ़े लिखे समझदार। वो जो केओटिक होते हैं ना, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यू कैन नॉट विन देम, इवन मैकडोनल्ड्स कैन नॉट विन देम। इवन उनकी भी सर्विसेज, किसी को होगा कि यार बेकार बर्गर है, इससे अच्छा तो इसका बर्गर है, ये तो बिल्कुल ही थका हुआ है, बट ग्लोबल ब्रांड है, आपको उसकी अहमियत नहीं पता। आप दुनिया में किसी कोने में चले जाए, आपको हलाल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिश बर्गर आपको मैकडोनल्ड का बचा लेगा वहां पर, क्योंकि वो किसी और दूसरे ऑयल में नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे ही। तो कहने का मकसद ये है कि फैसिलिटीज भी हैं, कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग हमेशा फोकस करते हैं। मैं यूथ को भी यही कहूंगा प्रोग्राम के हवाले से कि भाई हमने जो जितनी भी डिस्कशन की है ना, इसके अंदर जर्नी आपको बताया, कुछ एक्सपीरियंसेस बता दिए। एक तो मैं कहूंगा दिल बड़ा रखें, दूसरा पता क्या करें, बर्दाश्त रखें। जब वापस आएंगे कोरियर तब भी बर्दाश्त रखनी है, कस्टमर गुस्सा भी होएगा तब भी बर्दाश्त करनी है, कई बार आप ठीक होंगे कस्टमर गलत होगा तब भी बर्दाश्त करनी है आपने। ये सब एक बिजनेस, एक बड़े ब्रांड की निशानी होती है। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाए ना, तो वहां जाके कहें यार ये ठंडा है स्टेक, तो वो कहेगा सर मैं आपके लिए नया सर्व करवाता हूं, आप बार बार आओगे वहां पर। लेकिन जब वो कहेगा ना सही तो है, तो आप कभी भी नहीं आओगे उसके पास। कस्टमर सर्विस, कस्टमर इज किंग। हाँ, बीच में ये याद रखना कि इन चीजों पे फोकस मत करना कि वो जो 5% केओटिक लोग हैं उनकी वजह से अपना गुडविल, अपनी रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाना। बिकॉज इन पाकिस्तान एक्चुअली, ये तो मैंने आपको टीयर्स बताया ना, बेसिकली क्या, रिस्पेक्ट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपको वीक समझता है, अगर आप उसको डिस्काउंट देते हो तो वो आपको दोस्त समझता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है। तो हम लोगों के पास अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, आपके एसओपी स्ट्रांग है, जस्ट लाइक किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर होते हैं, तो वो आपको एरोगेंट समझेगा। ये क्या बात हुई, फिक्स प्राइस क्यों है भाई, इनक्वालिटी कुछ आ रहे हैं ना, हम नहीं करते। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के याद रखना, पॉजिटिव सोचो और ट्राई योर बेस्ट टू रीच दैट गोल, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो यार। वो जो आपने बात की ना साद भाई के जो वो 4-5% कस्टमर है जो क्योटिक होता है और जो हमेशा आपको तंग करता है, उसके हवाले से ना एक बहुत ज़बरदस्त बात मेरे चेयरमैन ने, स्टाइलो ग्रुप के जो चेयरमैन उन्होंने की थी। हम उनके पास ना एक केस लेके गए साद भाई कि सर ये ना पिछले 1 साल में कोई 50 लाख रुपए कस्टमर ने रिफंड लिया है हमसे, कैश बैक लिया है। और उसमें बहुत से कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने आदतन लिया हुआ था, मतलब एक कस्टमर को 30 दफ़ा रिफंड किया हुआ है। उसने ये आदत बना ली थी, वो जूता लेता था, पहनता था, वापस देता था, हमसे पैसे ले लेता था। तो ये चीज़ बहुत रिपीटेड हो रही थी। हमने उनको कहा कि सर ये चीज़ ना हमें नहीं करनी चाहिए, हमें बंद करनी चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली यही वाली बात की थी जो आपने की है कि देखो ये कितने लोग हैं। मैंने कहा सर थोड़े से हैं, कितने होंगे? मैंने कहा सर 1% 2% होंगे मैक्सिमम। कहता है इस 1% 2% की वजह से ना मैं अपने बाकी 99% का एक्सपीरियंस नहीं ख़राब कर सकता। तो मैं इनको बर्दाश्त करूँगा और इनको भी मैं सर्व करूँगा, इनको भी बर्दाश्त करूँगा, ताकि मेरे जो बाकी 99% कस्टमर्स हैं ना वो सही रहें। तो हमारी एक थोड़ा सा ना शॉर्ट साइटेडनेस कह लें कि हम करीब की चीज़ देख रहे होते हैं, हमें वो 1% वाला ना ऐसे करीब नज़र आ रहा है, वो जो पीछे 99 खड़े हुए हैं ना वो हमें नज़र नहीं आ रहे।
तो हम वो 1% को छोड़ दें और लॉन्ग साइटेडनेस अपने आप को करें कि यार ये 1 है, इसको इग्नोर करना है, वो जो पीछे 99 खड़े हुए हैं ना उसको हमने देखना है। तो बहुत अच्छी बात की। असल में ना पता है क्या है, मैं आपको एक छोटी सी, लंबा हो गया ज़रा पॉडकास्ट ये असल में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये ना जो आपने बताई ना बात की यार, ये अमेजोन जेफ बेजोस ने भी की थी कि यार आपको पता है कि आपने 30 डेज रिटर्न पॉलिसी रखी हुई है जिसको कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उसने भी यही सवाल का जवाब दिया था कि यार ये जितना बंदा जो आ रहा है ना, ये मेरी अरबों रुपए की सेल है, ठीक है, और उसकी वजह से मैं ये स्पॉइल नहीं कर सकता बाकी सारा सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर शायद मेरा ख्याल है लोगों का इस चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं है कि यार पता नहीं वो आपको मैं एक छोटा सा एक मिसाल देता हूँ। मिंटगोमरी रोड हो गई, आजम क्लॉथ मार्केट हो गई, शालमी हो गई, ये मार्केटों में ना आज भी ये उनकी रूट्स के अंदर है कि सुबह शटर खोलो तो बिस्मिल्लाह जदों नहीं होएगी ना तो रिटर्न नहीं करनी, रिफंड नहीं करना किसी को, वरना सारा दिन पैसे वापस जाते रहेंगे। ये ऐसा होता है, या गले से पैसे नहीं निकलेंगे। पहला कस्टमर तो वो रिटर्न का लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, ठीक वो है। कहते हैं कि अगर आपने रिटर्न करनी है तो पिछले टाइम आ रहा है, पिछले बिल्कुल सही कहा, ये रियलिटी है, सैड रियलिटी, ठीक है। अब मसला क्या है, हम लोगों का पता क्या ईमान है इस चीज के ऊपर कि यार बात क्या है, आप नुकसान को, रिटर्न को गले लगाओ, वो बंदा दोबारा आएगा, 10 लोगों को भी बताएगा। 7 डेज की हम कस्टमर को कहते हैं यार आप लेके जाओ, एंजॉय करो, लाइट से फॉर एलईडी लाइट एंजॉय करो, 7 दिन बाद वापस कर दो, हम आपसे उफ नहीं करेंगे, आपको रिफंड देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज को गले लगाता हूं, अल्लाह मेरी सेल्स डबल ट्रिपल कर देता है। मेरा तो इतना इत्मीनान, एतकाद और कह लें इसके ऊपर बिलीफ सिस्टम मेरा इतना स्ट्रांग हो गया हुआ है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि यार बात ये है वापस करना है, वो प्रॉब्लम सर। उल्टा कस्टमर कहता है अबे यार ये वापस करने की बात किया जा रहा है, पहले वापस की बात कर रहा है यार, सेल कर दे पहले। एग्जैक्टली वो दुकानों पे लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा, बाकायदा ये लिख के लगाया हुआ उन्होंने। यार बात ये उसमें ना टाइम ड्यूरेशन डाल दें, अगर आपने भी लिखा हुआ है ना तो उसमें टाइम डाल दें। आप ट्राई तो करके देखें, आप ट्राई करके देखें एक बार कि आप 7 दिन करके देखें, 30 दिन मैं भी कहता हूँ ना कीजिएगा, कई लोग इसे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन तो माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एंड की है। मेरे साथ कल हुआ, इजी पैसा स्कैम हो गया मेरे साथ, मैंने किसी को ओटीपी नहीं दिया भाई। भाई मैंने वो आजकल ना बड़ा आ रहा था कि यार इजी पैसा के कार्ड्स के ऊपर ना बड़ी जगहों के ऊपर जो है फिजिकल कार्ड्स पे 50% ऑफ हो रहा है, तो मैंने कहा यार मैं भी बनवा लेता हूँ, बड़ी चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट होगा भाई, बचत करनी होती है हमने। तो मैंने ना कार्ड के लिए अप्लाई किया। मैंने क्या किया कि मैंने ना पहले तो ऐप की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नादरा, वैसे ये बतानी चाहिए बात कि नहीं यार बहुत लोग स्कैम ना करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे तो बहुतों के साथ स्कैम हो जाएगा। अच्छा उन्होंने ना CNIC आपको पता है नंबर डालते हैं और उसके बाद वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह करते हैं, कर दिया। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, मैंने देखा जीरो बैलेंस। मैंने उसमें अपने दूसरी ऐप से जो है 2000 रुपये डाला कि यार चलो इनिशियल उसके अंदर 2000 रुपये डाल दें, अप्लाई करने के लिए इतने पैसे काफ़ी होंगे। वो पैसे नज़र नहीं आए, वो जीरो रहे वहाँ पर। मैं कहा ये क्या चक्कर हुआ है, मैं कहा शायद घंटे बाद आ जाएंगे। मैंने अगले दिन चेक किया तब भी जीरो। मैंने कहा शायद यार 500 रुपये ऊपर डाल के देखते हो, शायद वो धक्का मार के ले आए 2000 भी। मेरी मासूमियत, मैंने जो है 500 भी करवा दिया, वो भी किया। मैं क्या चक्कर क्या यार, ट्रांजेक्शन में शो हो रहा है, बैलेंस में नहीं शो हो रहा। मैंने ना हेल्पलाइन पे कॉल की, अल्लाह करके कॉल मिली उनकी, तो उसने कहा जी क्या फरमाएं जी, मदद कर सकती हूँ आपकी। मैंने कहा जी मेरी मदद ये करें कि मैं पैसे भेजे हैं लेकिन ज़ीरो आ रहा है, मैसेज मेरे मोबाइल के ऊपर आ रहा है कि 2500 चला गया हुआ एक तरह से, लेकिन ऐप में शो नहीं हो रहा। कहती है आपने ना 1.5 साल पहले लोन लिया था हमसे। मैं कहा बाजी मुझे क्या ज़रूरत है लोन लेने की, ठीक है, तो और मैं पहली बार बना रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड आ रहा है। कहती नहीं आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट नंबर कोई और है। मैं कहा वो क्या नंबर है भाई? उसने कहा ये नंबर है। मैं कहा ये तो नंबर मैंने कभी सुना भी नहीं है, बड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा सा नंबर था, 0318 वगैरह फलाना। मैं कहा मेरा नंबर नहीं है। कहती हो अच्छा फिर वो किसी ने ना आपके आईडी कार्ड के ऊपर नंबर रजिस्टर करके पैसे निकलवा लिए होंगे। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका हुआ भाई, आपने वो जो फिंगरप्रिंट लिए थे, मतलब वो एम बकवास शोशा छोड़ा हुआ आप लोगों ने कि मतलब कि वो तस्वीर लेके जी वेरीफाइड बाय नादरा, बकवास बुलशिट है मतलब ये। तो कहती है जी सर वो तो वैसे ही है, वो अब जो है क्या कहते हैं आप फिक्र ना करें, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। 4500 रुपए का लोन लिया था आपके नंबर पे, वो पैसे कट रहे हैं, आपने किस्तें भर दी हैं उसकी। वो 2500 आपका किस्तों में कट गया हुआ है। मैंने कहा आपने एक अननोन, मतलब इस मुल्क में जहां स्कैम के लिए लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं, आपने फ्री में लोन बांटना शुरू कर दिया इस तरह का जिसके लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिस चीज़ को, ये आपने क्या किया? मैंने कहा यार मेरे खैर है, किसी गरीब बंदे के चले जाएं, वो तो कहेगा भाई मेरे पास, वो तो हेल्पलाइन का नंबर नहीं मिलना भाई, हम तो गूगल मारते हैं उनको, वो कहेगा यार मैं क्या करूंगा। अच्छा साद भाई, ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये बड़ी कॉमन रीज़न है इसकी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सेंटर पे पीछे बैठे होते हैं ना, स्टाफ बैठा होता है, उनको SOPs रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं पता होते। जो फ्रंट एंड पे बैठा होता है उसका बड़ी लिमिटेड एक्सेस है। क्योंकि
मैंने इस इंडस्ट्री में तकरीबन 7-8 साल सर्व की है, मोबाइलिंग में, टेलीनॉर में, तो मुझे इसका बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस है। इसके पीछे भी एक बैकएंड टीम्स होती हैं जिनके पास ये प्रॉपर एक्सेस होती है, वो इन सारी चीज़ों को सर्व करते हैं। अब चूंकि आपको उन प्रोसेसेस का नहीं था पता, आपको ये नहीं था पता कि आगे किससे क्या बात करनी है या कौन सी कंप्लेन कहाँ पे मैंने राउट करवानी है, तो ये मेरा इशू रिजॉल्व होगा। अब इसी तरह से आप देखें, ये अभी भी मुझे नहीं आइडिया कि अब वो स्कैम चलते हैं या नहीं चलते। मोबाइलिंग की अगर आप ऐप करें और जब ये डाटा नया आया था तो आपने जितने भी बैलेंस करवाया तो आपका बैलेंस उड़ जाता था। हमारे पास हेल्पलाइन पे कॉल आती थी, यार मैंने 2500 डलवाया, किधर गया? अब हमें कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी मिली होती है कि यार हम उसके अगेंस्ट ना जाके मतलब नहीं कह सकते, सर वो आपने ब्राउज़र खोला था, आपने कोई गेम डाउनलोड किया। अरे भाई मैंने कौन सी गेम डाउनलोड? सर आपके मोबाइल से गेम डाउनलोड क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी टेक्निकली कोई इस तरह का सिस्टम इंटीग्रेटेड है कि हमारे पास वहाँ पे वो चेक पॉइंट्स शो हो रहे होते थे। अब वो बंदा कहता है जी मेरे पास तो मोबाइल ही 3310 है। भाई मैंने गेम कहाँ से कर ली? मेरे पास तो बटन वाला मोबाइल है। चले सर मैं माजरा चाहता हूँ, आप होल्ड करेंगे, मैं चेक करता हूँ। हमारे पास ना एक और पोर्टल था जिस पे हम चेक करते थे कि इस मोबाइल पे GSM सिम चल रही है या कोई एंड्रॉइड वाला मोबाइल, वहाँ पे जाके देखते थे, ओए बहस ये तो वाकई 3310 है, इसका किधर गया? वापस कॉल पे, सर माजरा चाहते हैं सर, मैंने बैकएंड टीम को चेक करवाया है तो कोई मसला नहीं, कोई ग्लिच होगा, हम आपकी ना ये केस राउट कर देते हैं। एक आगे आया जो डिपार्टमेंट था जो ये सारी चीज़ देखता, हम उसको राउट करते थे, वो देखते थे कि यार मिस्टेक कर हुआ है, रिफंड वापस कर दो। ये चीज़ आज भी चलती है। आप जाएं, आप जाके देखें, अभी इन्होंने क्यों कोड्स निकाले थे कि आप ये कोड लगाएं तो आपका अननेसेसरी डाटा और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होगी। कस्टमर ने बैलेंस कराया, 2500 गया, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, गेम आई, उन्होंने क्लिक किया, ख़त्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। अब इसके पीछे वो उस लड़की को भी नहीं था पता कि आपके साथ हुआ क्या। एक्चुअली में आपके नाम पे कोई अकाउंट नहीं होगा, अगर अकाउंट हो तो बाय डिफॉल्ट इटसेल्फ उसके साथ नंबर उन्होंने ये- बोला। अच्छा 5 मिनट। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये तो चले आपका ना 3,500-4 हज़ार का लोन था। एक मैं अभी पोस्ट देख रहा था, एक बंदे ने कहीं पे लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक से उसका लोन रिजेक्ट हो गया कि नहीं जी आप तो डिफॉल्टर हैं। उसने कहा यार मैंने जिंदगी में कभी लोन ले लिया, किस बात का डिफॉल्टर हूँ? उसने अपनी ECI भी रिपोर्ट निकलवाई, वहां से पता चला कि उसके CNIC पे किसी ने 500 रुपए का लोन लिया था जो कि डिफॉल्ट हो गया। उसकी वजह से वो बंदा स्टेट बैंक के अंदर ब्लैक लिस्टेड है, ना वो गाड़ी फाइनेंस करवा सकता है, ना वो कोई दूसरा लोन ले सकता है। अब वो बंदा कहता है कि यार 500 की जगह मुझसे 5,000 ले लो। अब उस ECBI रिपोर्ट का ना एक वो होता है कि एक दफ़ा अगर आप उसमें आ गए तो अगले 4-5 साल तक, 6 महीने तो आप ब्लैक लिस्ट रहते हैं, लेकिन 5-6 साल तक वो ट्रांजैक्शन आपके उस रिपोर्ट में रहती है। जब तक वो क्लियर नहीं होगी कोई बैंक आपको ना लोन नहीं देगा। जहांगीर भाई मेरे साथ ये हुआ था पिछले साल, मेरे पास एक कार्ड था, मैंने उसकी लिमिट बढ़वानी थी फैसल बैंक का, तो उन मैंने हेल्पलाइन कॉल की कि जी आपकी लिमिट इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि आप डिफॉल्टर हो। वही चीज़ मेरे साथ थी। अब मैंने वो रिपोर्ट निकाली, पता लगा कि जैज़ कैश से मेरे नाम के ऊपर ID कार्ड के ऊपर 45,000 रुपये का वो लोन था, और उसके ऊपर वो टैक्स लग के और रिफंड फीस वो जो होती है फाइन लग के वो 80,000 रुपये की अमाउंट थी। मुझे लगता है ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिस्टम फ्लॉड नहीं है, ये दानिस्ता तौर पे हो रहा है। नहीं बेसिकली साथ भाई इसमें स्टार्ट में ये चीज़ थी, जिस टाइम जैस का इसी पैसा स्टार्ट हुआ था ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी यार, आप बस सिम डालो, अपने नंबर डालो, अकाउंट बना लो। यू आर प्लेइंग विद द मनी ऑफ पीपल। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास क्या इतने थकड़ किस्म के डेवलपर हैं कि वो इतने यार देखिए, लूपहोल्स छोड़ देंगे? जिस टाइम ये स्टार्ट में था ना, तो उस टाइम वाकई वो सिस्टम बड़ा थकड़ किस्म का सिस्टम था, और वो अकाउंट खोलें बस, आओ मेरे पास, ठीक है, आते जाओ। ID कार्ड नहीं है यार, किसी का ID कार्ड डाल दो। आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है यार, चल बहन का डाल दे, भाई का डाल दे, किसी का फ़ोन नंबर डाल दे, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो उस टाइम अकाउंट भरने के चक्कर में उन्होंने वो डाल दिया, ठीक है। फिर इन्होंने पैकेजेस दिए कि यार आप मेरे पास आओ जी, 50,000 रुपये का लोन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो उसी चक्कर में रख रहे, बट ओके चलो जी, लास्ट 2 मिनट्स हैं। और जी जहांगीर भाई, अच्छा ये ना पूरी की पूरी इसके पीछे ना ये दुनिया चल रही है कि भाई वो अब इससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का आसान तरीका है कि जहाँ जहाँ जो ऐप है ना, आप वहाँ जाके खुद अपना अकाउंट बनवा लें, इससे पहले कि कोई और बना के लोन ले। फिर अभी नहीं बन सकता आप, क्योंकि हालात थोड़े बना दे रहा है कि इंटीग्रेशन और वो थोड़े से अच्छा साथ भी मैं बस इसको थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक्चुअली ना पूरा कार्टेल है, इसमें वाकई आप सही कह, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये सारे मिले हुए बैंक मैनेजर्स मिले हुए भाई, करोड़ों के हर साल हर महीने कोई ना कोई मैनेजर करोड़ों का फ्रॉड करके और वो बाहर के मुल्क भाग गया। ये कार्टेल है ये, लेकिन ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली यही भाई, अपने अकाउंट खुद बना लो। सर आपको याद होगा उस जो लास्ट इवेंट था उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जुड़ गया हुआ था पे फास्ट वालों को, चार्जबैक्स की बात पे आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ये हमारा नया आ गया हुआ है सारा कुछ। भाई बताओ ना, लोगों को रियलिटी बताओ, गरीब आदमी को बताओ जिसने काम स्टार्ट करना है कि चार्जबैक की भी स्टोरी है कि आपसे कोई चीज़ ऑर्डर करेगा और उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं है। भाई आप किस बात के पैसे ले रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह जो आप वो चार्जेस आप काटते हैं, बेयर द कॉस्ट। अगर आपको कहते हो कि जी पीछे से उनकी अगर बंदिश है मास्टर वीज़ा की,
तो भाई आप बर्दाश्त करो ना, पैसे किस चीज़ के ले रहे हो, मतलब यू आर डूइंग इट एट आवर कॉस्ट। भाई चार्जबैक की स्टोरी अगर खत्म हो जाए ना, इस मुल्क में बिजनेस फ्लरिश कर जाए ई कॉमर्स का, एवरीबडी वांट्स टू पे बाय कार्ड, लेकिन क्योंकि क्या है, वो कंज्यूमर एंड से भी जो है वो एक फ्रॉड होता है, वो चीज़ खरीदता है, मंगवाता है, बाद में डिस्प्यूट फाइल करके वो चार्जबैक ले लेता है, ठीक है, और इसका आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ एविडेंस दे सकते हो कि ये पीओडी है भाई, ये कस्टमर था, इसको ये मैंने चीज़ भेजी थी, सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद भी इन टर्म्स फेवर जो है वो उसकी चली जाएगी। तो भाई क्यों लगवाना है भाई आपने ऑनलाइन इंटीग्रेशन इस तरह की, मत करो भाई, कैश ऑन डिलीवरी पे काम करो सीधा सीधा, उसमें कम नुकसान है। एग्जैक्टली, तो हर जगह ही ना कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं Challenges हैं। अगेन, लेकिन उन चैलेंजेस पे रुकना नहीं है, उसको ओवरकम करना है, उसको देखना है, उससे आगे बढ़ना है। आज की जो स्टोरी है वो मेरे ख्याल है एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि यार बैठक है ना, बहुत ज़्यादा मुझसे कोई पूछा था यार इतने अच्छे कमेंट्स कैसे आते हैं, यार वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम अगर यहाँ बैठे हुए इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी डेफिनेटली इसको डबल एंजॉय कर रहे होंगे। आज की बैठक में मैं कहता हूँ वर्ड बाय वर्ड, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड हम लोगों ने खुद इतनी एंजॉय की है कि हमारा दिल नहीं कर रहा कि ये बैठक खत्म हो, लेकिन मजबूरी है। अगली बार हम शनिवारी पे करेंगे, वहाँ 2.5 घंटे वेट करेंगे हम खाने का, ठीक है, बैठक भी हो जाएगी और कुछ खिला भी दोगे यार, मुझे फ्री में बुलाया यार। एग्जैक्टली। तो कैमरे की बैटरी है डेफिनेटली, उसका भी एक वो है, घंटे से ज़्यादा जो है ना, फिर उसके बाद में यही होता है कि बंद ही ना हो जाए, बीच में अक्सर औकात बंद भी हो जाता है। तो उसके लिए साथ भाई मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मसरूफ टाइम से आप निकाल के यहाँ आए और जो नॉलेज आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को बांटा है, ये एक वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है ये शायद किसी एक एपिसोड में ख़त्म नहीं हो सकता, ये समझे कि इट्स अ पार्ट 1, और जिस तरह ये कह रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी पार्ट 2 शनिवारी में किसी में बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, 2.5 घंटे जो वेट करना है वो भी गुजर जाएगा, और साथ भाई के साथ इंशाल्लाह अगला एपिसोड हम बहुत जल्द करेंगे। पूछ लेते हैं किस शनिवारी में खाना खाना पसंद करेंगे, वहीं पे हम जाके इंशाल्लाह ये शूट कर लेंगे। इस बैठक से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।